हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉज आपके अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है एंड एनर्जेटिक वेलकम। तो भैया हर बार की तरह पूरी एनर्जी फुल ऑन विंग्स एंड स्विंग्स तैयार है आपके बीच में। और आज जिस कानून के बारे में बात करने वाले हैं ना, उस कानून के बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग हम सभी को आपको कई बार ताने मार चुके हैं। आपको याद है वो कहा करते थे कि टाइम पे ये चीज़ कर ले फिर क्या करोगे। इनफैक्ट कबीरदास जी भी क्या क्या कहते हैं, कबीरदास जी थे ना, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, अरे पल में परले हो ही गई तो बहुरी करेगो कब। याद है कि नहीं याद है? याद करो हिंदी के उन दोहों को। तो ऐसा ही कुछ मामला जो है आज आपके बीच में लेने वाला और मजा आएगा। क्या आएगा? मजा आ जाएगा। अगले मतलब 1.5 से 2 घंटे के अंदर अगर आपको आपकी सीट से उठने दे दिया तो बता देना। आप समझना, सारा खेल जो है ना वो इस मस्तिष्क का है। इस मस्तिष्क के पटल में एक मामला सेट हो गया तो उसके बाद वो कहीं दूर जा ही नहीं सकता। मामला क्या है पता है? मैं आपको बताता हूं। देखो मामला क्या होता है कि हर चीज का एक समय होता है। कहते हैं ना समय बड़ा बलवान, तो हर चीज का एक समय है जो होता है। अगर आपने उस समय पे चीज करवा दी तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ मतलब नहीं रहता। जैसे बालों में चंपी करना, तो जब तक सिर पे हैं बाल तब तक जाके तुम चंपी करवा पाओगे। बिना बाल के जब एक समय आएगा जब सारे काले हरियाली जो है वो गायब हो जाएगी, फिर क्या ही कर लोगे, है ना। डाई कौन कर सकता है? जिसके सफ़ेद बाल है वही तो डाई कर सकता है। उसी तरीके से अलग अलग जगहों पे जर्नी कौन कर सकता है? जिसका शरीर ठीक ठाक है वही कर सकता है। फिर बुढ़ापे में हाथ में लकड़ी पका के बेता मेला को घुमा कर लेके आओगे क्या, तो फिर कहाँ लेके जाएंगे वो घुमाने के लिए, क्योंकि आपका शरीर आपका सपोर्ट नहीं करता। तो वैसा का वैसा जो एक कानून का पंछी है ना, ये भी ठीक उसी तरीके से। अगर किसी ने आपके कानूनी अधिकारों के साथ छेड़खानी की, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अगर किसी ने आपके लीगल राइट्स के साथ में इंफ्रिंजमेंट किया, उनको वॉयलेट किया, उनका हनन किया, तो उस केस में आपके पास अधिकार है जो रहता है। क्या अधिकार रहता है? अधिकार रहता है कि भाई आप जो हैं कोर्ट की शरण में जाओ, न्यायालय की शरण में जाओ और वहां पे कोर्ट को बताओ कि आपका ये कानूनी अधिकार था और इस व्यक्ति विशेष के द्वारा इस कानून की अधिकार की बैंड है जो बजाएगी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट के पास जाने का भी एक समय है। मतलब देसी भाषा में कहूं तो वो तुम्हारे ससुर जी नहीं है कि जब तुम मर्जी होगी तब चले जाओगे। ऐसा डायलॉग हम लोग कभी बार सुनते हैं ना। तो ठीक वैसे का वैसा मामला है कि कोर्ट जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, क्रिमिनल के मामलों में तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, आपराधिक मामला है तो चलो 3 साल से ज़्यादा कोई अपराध हो गया तो फिर भी कोर्ट क्या कर सकता है? कंसिडर कर सकता है। लेकिन सिविल के मामलों के अंदर, प्रॉपर्टी के मामलों के अंदर तो भैया सीधा सा मामला है। क्या मामला है कि आपको एक समय सीमा के तहत जाना पड़ेगा और बस यही समय सीमा आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको दूर दृष्टिकोण के साथ में और नज़दीक के दृष्टिकोण के साथ में, यानी कि दोनों एनालिसिस के साथ में जो बताने वाला हूं। बस एक ही शर्त है, शर्त यह है कि एकदम टकटकी लगा के पूरी क्लास को अच्छे से ऑब्जर्व करना। आपके मस्तिष्क के अंदर क्लास एंटर होगी, ये गारंटी मेरी, लेकिन मस्तिष्क का दरवाजा खुला रहना चाहिए, ये जवाबदारी आपकी। मंजूर है? बोलो कबूल है, कबूल है, कबूल है। फटाफट लिख दो कमेंट बॉक्स के अंदर। हाँ, यहाँ पे कबूल है का सेगमेंट, पढ़ाई के सेगमेंट में बात कर रहे हैं अपन। तो देखो जी, मैं आपको एकदम ईजी गोइंग वे में बता देता हूँ। ये मेरे पास में खाली पेज है, ये पेज बिल्कुल वैसा ही खाली है जैसा हमारा मस्तिष्क है। मतलब मेरा मस्तिष्क, आपका तो बहुत विद्वान मस्तिष्क है। तो अब यहाँ पे इसको हम धीरे धीरे फिल करते हैं। है कुछ नहीं जी, ऊपर एक शब्द लिख लो। क्या लिखोगे? कि समय बड़ा बलवान। समय जो है वो क्या होता है? बड़ा बलवान होता है। बस ये लिमिटेशन एक्ट का डायलॉग है जो कहीं पे लिखा नहीं गया, बस मेन है यहीं पे, समय बड़ा बलवान। अब देखो हमें क्या करना है, इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? यानी कि समय इंसान के पास क्या होता है? कम होता है, लिमिटेड है जो होता है, यानी कि एक तरीके से पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन कि जो भी चीज करना है ना उसका आपके पास में एक सीमा है। सीमा वो नहीं ना उन सीमा जी की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके पड़ोस में दूर दराज रह रहे हैं। यहाँ पे सीमा, बॉर्डर लाइन है ना, एक एंडिंग पॉइंट है जो होता है। क्या होता है? एंडिंग पॉइंट है जो यहाँ पर होता है। तो क्या होता है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन यानी कि सीमा, परिसीमा, इसको क्या बोलते हैं अपन? परिसीमा अवधि, शुद्ध हिंदी में इसको कहा जाए तो। ठीक, अब ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ना, ऐसा नहीं है कि ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन सिर्फ जो है आपके
सिविल कानून में ही होता है। ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो आपको क्रिमिनल कानून के अंदर भी दिखाई देगा। देखो मेरी कोशिश कह दीजिए या फिर मेरी आदत कह दीजिए कि जैसे जैसे मैं आपको बात बताऊंगा तो साथ ही साथ में डायग्राम भी बनाऊंगा, ठीक है। उस डायग्राम पे अच्छा फोकस है जो बना के रखेंगे आप। ओके जी, मोइन शेख जी, रेणु जी, अनुराग जी, साथ साथ में लाडली जी और प्रीतिका जी, कनेक्टेड हो जाओ। कनेक्टेड क्या होता है, सॉरी कनेक्ट हो जाओ। अब देखो एक होता है आपके सिविल कानून। सिविल कानून को आप आसानी से क्या बोलते हो, प्रॉपर्टी लॉ। अगर आपको सिविल शब्द अच्छा नहीं लगता है तो ऐसा बोल दो कि भाई प्रॉपर्टी लॉ के तहत कोई मामला था, यानी कि संपत्ति का कोई मामला था, क्योंकि जनरली सिविल के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी का ही लेन देन है जो होता है। ओके सर फेरे कब हो गए, अरे तुम्हारा भला हो, मैंने कहा था ना वो कबूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि तुम इस कंडीशन को, इस शर्त को स्वीकार कर रहे हो, उसकी बात कर रहा हूं। फेरे करने लाडलों को, मतलब घर वाले तो जज बनाने को बैठे, इनको दूल्हे राजा बनना है। नहीं आएगी, वो तभी जाएगी जब तुम जज बनोगे, पहले से बता रहा हूं। इसलिए अपने मोह माया में नहीं पड़ना, यहां अटेंशन रखो, विद ड्यू रेस्पेक्ट कह रहा हूं। तो दूसरा कौन सा मामला है, दूसरा मामला है क्रिमिनल। दूसरा कौन सा है, क्रिमिनल। क्रिमिनल को याद रखने के लिए आप इसको बोल सकते हो ऑफेंस वाला कानून, अपराध वाला कानून, है ना, फौजदारी मामला, सिविल मामला, जैसा भी है। तो अब देखो क्रिमिनल के अंदर भी क्या होता है, क्रिमिनल के अंदर थोड़ा सा इसका दायरा कम है। कम का मतलब क्या होता है, इन्होंने सिर्फ जो अप टू 3 इयर्स के ऑफेंस है वहां पे लिमिटेशन रखा है। मतलब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसको बाइफरकेट है जो करना पड़ता है। ये जो चीज है आज की क्लास में लोग ये सोच के आए हैं कि सिर्फ लिमिटेशन एक्ट 1963 डिस्कस होगा, तो ऐसा नहीं है। आज मैं लिमिटेशन एक्ट भी डिस्कस करूंगा और इसको लिंक करते हुए, आफ्टर ऑल वी ऑल आर लिंकिंग लॉज ना, तो लिंक करते हुए मैं आपको क्रिमिनल की दुनिया के अंदर भी लेके जाऊंगा, ठीक है। नाउ अब समझिए यहां पे, तो क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर एक तो होता है जिसकी सजा, देखो ये तीनों शब्द बड़े खतरनाक हैं, सजा, रजा, मजा, ठीक है। ये एक लिमिट के बियॉन्ड इंसान की बैंड बजा देता है। रजा मतलब समझते हो, कंसेंट। अगर आपने हर चीज के लिए कंसेंट दे दी तो अगला बंदा आपका एक्सप्लॉइटेशन करेगा, ठीक है। जरूरत से ज्यादा मजे ले लो जिंदगी के अंदर, कर्म की जो सजा बड़ी खतरनाक मिल जाएगी, ठीक है। और सजा तो आपको पता ही है, जरूरत से ज्यादा मिलने पर क्या होगा। तो क्या होता है कि अगर सजा 3 साल से कम है, लेस देन 3 है, और सजा जो है ग्रेटर देन 3 है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको क्रिमिनल में ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर मान लो किसी अपराध के अंदर सजा अगर 3 साल से कम का है, तब तो भैया आपका ये जो लिमिटेशन कानून है वो लागू होता है। अगर आपके केस में 3 साल से कम है तब तो लिमिटेशन का लॉ लागू होता है। अगर किसी अपराध में 3 साल की ज्यादा सजा है तो वहां तो लिमिटेशन कानून लागू ही नहीं होता। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन लॉ इन क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी मतलब समझ दो ना, जिस शब्द के पीछे लॉजी होता है, लॉजी मतलब LOGY, AGOG लॉजी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, LOGY यानी कि स्टडी। तो क्रिमिनोलॉजी, स्टडी ऑफ क्राइम, तो क्रिमिनोलॉजी के सेगमेंट के अंदर अगर 3 साल तक की सजा है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में सोचा जाता है, अदरवाइज आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके अच्छा, ये बात कौन डील करता है भैया आपके। अब देखो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, मतलब नए क्रिमिनल कानून को पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसके अंदर आपके सामने पहले चैप्टर 36 हुआ करता था, अब आएगा आपके चैप्टर नंबर 38। तो आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 38 और सेक्शन नंबर की बात करें तो 513 से लेकर आपके 519 तक ये चैप्टर आता है। इनमें स्पेसिफिकली बात करूं मैं तो सेक्शन नंबर 514 जो कि भूतपूर्व में सेक्शन 468 CRPC हुआ करता था। अरे वेरी गुड, सुकन्या हेंडे जी, मैं आपका सरनेम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना, देखो पता ही नहीं चलता, इसको हंदे बोलेंगे हेंडे बोलेंगे, मुझे माफ कर देना। सुकन्या जी इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया कि सर 468 एंड BNSS 514 बिल्कुल सही जवाब है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान है जो रखना है, ठीक है। देखो धीरे धीरे याद करते जाओ, पूरा BNSS एक साथ तो याद होना नहीं है। वैसे मैं आपके BNSS की एक क्लास खल्लास जल्दी लेने वाला हूँ, शानदार तरीके से लेने वाला हूँ और आपके इसी चैनल पर लेने वाला हूँ। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ठोक दो बटन और ठोक दो लाइक, ठीक, एंड में ठोकना अभी नहीं। तो यहां पर क्या है, BNSS के बारे में बाद में बात करेंगे, अब इतना समझ लो कि चैप्टर नंबर 38 513 से लेकर 519 और इसके अंदर भी स्पेसिफिकली सेक्शन 514 जो है वो यहां पर आपके क्या करता है, डील है जो करता है। सर आपने सरनेम के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, अरे अन्यथा मत लो। आपको पता है मेरे सरनेम की भी खूब बैंड बजती थी। वैसे मेरा सरनेम पालीवाल है, कई बार लोग पल्लीवाल बोलते थे,
है ना, कई बार पॉलीवाल बोलते थे, तो फिर उनको समझाया मैंने कहा देखो इसको ऐसे बोला जाता है, तो आप इसको अन्यथा मत लेना ना, मानव प्रकृति है। अब आ जाओ आप सिविल वाले केसेस के अंदर। सिविल वाले केसेस में क्या है कि यहाँ पर भी आपके सामने दो चीज़ें हैं। अच्छा देखो, क्रिमिनल की एक बात मैंने आपसे छुपाई है, और वो पता है वो कौन सी बात है? वो बात ये है कि क्रिमिनल लॉ के अंदर इधर यार तुम कहाँ भटक जाते हो, इधर देखो मैं कुछ समझा रहा हूँ। क्रिमिनल लॉ के अंदर एक तो आपका चैप्टर नंबर 38 है जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में बात करता है। एक और तरीका होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन का, वो ये है कि बीएनएसएस के कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजन है जिसमें अपने आप में मेंशन किया गया है कि भाई आपको ये जो केस है वो इतने टाइम पीरियड में क्या करना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं, मेरे पास एग्जाम्पल भी है। जैसे वीआईपी डेफेमेशन, आपने किसी पब्लिक सर्वेंट का, किसी मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय का, महामहिम का, इनका अगर आपने उल्लंघन किया तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेन दर्ज कर सकता है, लेकिन वहां पे समय सीमा है। वहां पे क्या दे रखी है? 6 मंथ का एक टाइम पीरियड है जो दे रखा है, तो वो स्पेशल प्रोविजन है। वो कैसा है? स्पेशल प्रोविजन है जो वहां पे क्या होता है, लागू है, जो होता है नाउ। तो ये पहली बात यहां पे। दूसरी बात यहां पर क्या होती है, सिविल के केसेस में भी आपके सामने दो चीजें। एक तो ये है कि सिविल कानून के अंदर देखो, इधर बीएनएसएस है तो इधर कौन होगा? आंसर दो फटाफट। अगर इधर सीआरपीसी और बीएनएसएस है तो इधर कौन होगा? जवाब आना चाहिए, तुम्हारा लॉजिकल एनालिसिस हो रहा है। अगर मैं पलड़े में एक तरफ सीआरपीसी को या बीएनएसएस को रख दूं तो दूसरी तरफ मुझे किसको रखना पड़ेगा? मैं ही आंसर दे देता हूं, सीपीसी को। किसको? सीपीसी को, क्योंकि इधर क्रिमिनल प्रोसीजर है, इधर सिविल प्रोसीजर है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर तो हमारे पास में क्या है, अलग से चैप्टर नंबर 38 है, लेकिन सिविल प्रोसीजर में अलग से कोई चैप्टर 38 जैसा प्रोविजन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वहां पर क्या कर दिया, अलग से जो है कानून बना दिया। देखो क्या बात है, आंसर तो देने में सबसे आगे रहते हो, वेरी गुड। हाँ जी, बीएसएस है, हे प्रभु बीएसएस कहां से आ गया? बीएसएस कौन सा कानून है? नाउ अब समझो, तो यहां पर क्या, एक तरफ आपका है इंडियन लिमिटेशन एक्ट कह दो या लिमिटेशन एक्ट कह दो। क्या बना रखा है? लिमिटेशन एक्ट है जो बना दो। अच्छा एक चीज रुको यार, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब देखो यहां तो क्या था, बाइफर्केशन था कि भाई सजा अगर 3 साल से कम की है तो लिमिटेशन लागू होता है, सजा 3 साल से ज्यादा की है तो लिमिटेशन लागू नहीं होगा। क्या वैसा का वैसा फंडा सिविल में है क्या? भाई देखो, क्रिमिनल में होती है सजा और सिविल में होता है वैल्यूशन, ठीक है? तो भाई प्रॉपर्टी अगर 5 लाख तक की है तो लिमिटेशन एक्ट लागू होगा, 5 लाख से ज्यादा की है तो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? क्या मैं इस तरीके से बात कर सकता हूं क्या कि भाई प्रॉपर्टी अगर मान लो कि आपके 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक है तो लिमिटेशन कानून को लागू कर दो, अदरवाइज वहां पे आपको उसको अप्लाई करने की आवश्यकता है जो नहीं है? तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि कानून के अंदर नो डाउट ये बात सही है कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर क्या होता है, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो है वहां पर आपको मेंशन कर रखा है। क्या मेंशन कर रखा है? वहां पे मेंशन है जो कर रखा है कि कहीं न कहीं आपके केस के अंदर अगर पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की बात की जाए, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की बात की जाए तो कहीं न कहीं वहां पे आपके सामने सेगमेंट है कि भाई ये मामला इस कोर्ट में जाएगा, इससे ऊपर वाला मामला इस कोर्ट में जाएगा। तो मतलब एक हायरार्की, आप समझना, इसको बोलते हैं वर्टिकल हायरार्की। एक नीचे का लोअर, उसके बाद ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, है ना? इसको दूसरे शब्दों में धन संबंधी अधिकारिता कहा जाता है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे पास में सिविल में कि सूट के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हम चीजों को डील करें, लेकिन लिमिटेशन को लेके ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई इतना वैल्यूएशन होगा तो लिमिटेशन है और इससे ज्यादा वैल्यूएशन होगा तो लिमिटेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर पता है क्या होता है, यहां पर सारा का सारा मामला टाइप ऑफ सूट पे डिपेंड करता है। टाइप ऑफ सूट पे क्या करता है? डिपेंड है जो करता है। याद रखना मेरी बात, टाइप ऑफ सूट पे डिपेंड करता है। मतलब ऑलमोस्ट 99% केसेस के अंदर आपके लिमिटेशन का कानून लागू होता ही होता है, लिमिटेशन का लॉ एप्लीकेबल होता ही होता है। लेकिन 1%, क्या है कह रहा हूं मैं, लेकिन 1% ऐसी सिचुएशन भी है जो सिविल मैटर की है। देखो यह बात आपको पता नहीं थी, मैं बता रहा हूं। हाँ, आपने कई बार पढ़ा होगा लिमिटेशन कानून, लेकिन यह बात आपको जानकारी में नहीं है, इसलिए अच्छे से सुन लो कि 1% सिविल के मैटर ऐसे होते हैं जहां पे लिमिटेशन का कोई लेना है ना कोई देना है, बराबर। अब समझिए, यहां पर एक बात आपको बता देता हूं। तो ये क्या चीज होगी? ये एक नेगेटिव लिस्ट है। ये क्या है? नेगेटिव लिस्ट। मेरी कोशिश रहेगी कि आज के सेशन में मैं आपको ये नेगेटिव लिस्ट याद करवा दूं। देखो कोशिश रहेगी, एफिडेविट 50 रुपए के ऊपर आपको मैं गारंटी देके नहीं ले रहा हूं, कोशिश करूंगा। तो 99% केसेस में ऐसा होता है।
और ये जो चीज़ है ये आपको दो जगह पे देखने को मिलती है। दो जगह कौन कौन सी? जहां पे आपके सिविल मामलों के अंदर, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं सिविल सूट। इसको क्या बोलेंगे अपन? सिविल सूट। हालांकि अब सूट के साथ आप दो शब्द और याद कर लो। कौन से दो शब्द याद कर लो? नंबर 1, एक याद कर लो एप्लीकेशन और दूसरा याद कर लो अपील। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास 3 है जो शब्द हो गए, जादुई शब्द। वो नहीं जो तुम सोच रहे हो ना, मैं बात कर रहा हूं सूट, अपील, एप्लीकेशन। सूट, अपील, एप्लीकेशन, समझे? तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपके सामने यही सेगमेंट है जो आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या है, आपके सामने लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर सारे प्रोविजन है जो दे रखे हैं, और इसके अलावा कुछ प्रोविजन आपके स्पेशल प्रोविजन है। कुछ मामले आपके क्या होते हैं, स्पेशल प्रोविजन की लिस्ट के अंदर है जो आते हैं। अच्छा, लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर भी इन्होंने इस कानून को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन्होंने इस कानून को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक भाग ऐसा है जो कॉन्सेप्ट की बातें करेगा, जिसके रिगार्डिंग में मैं आपको इसी क्लास में एक डायग्राम बना के सिखाऊंगा, और 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं वो डायग्राम तुम्हारे माइंड के अंदर फिट हो जाएगा। इतना भरोसा है मुझे तुम्हारी साउंडनेस ऑफ माइंड पे। तो एक तरफ कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, और दूसरी तरफ जो दे रखा है उन्होंने क्या दे रखा है, दूसरी तरफ उन्होंने मेंशन है जो कर रखा है किसको, दूसरी तरफ मेंशन कर रखा है पीरियड्स ऑफ लिमिटेशन को, प्रेस्क्राइब पीरियड को, और उसके अकॉर्डिंगली वहां पे क्या होता है, चीज एप्लीकेबल होती है। ठीक है ना? चलिए भाई, तो यहां पर आपके सामने लिमिटेशन एक्ट का जो पीछे जो स्केड्यूल दे रखा है वो चीज यहां पर क्या होती है, एप्लीकेबल होता है। स्केड्यूल यानी कि पीछे का अनुसूची, बराबर। तो सबसे पहले तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट में करी गड़बड़ी तो मामला गड़बड़ है जो हो जाएगा, है ना? हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान है जो रखना है। ये पहला कॉन्सेप्ट। ओके, आगे बढ़ू मैं यहाँ पे। लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पीछे से सुनाओगे। आप स्क्रीनशॉट तो लेने देते ही नहीं हो, खुद ही बोल के चले जाते हो। चलो भाई, ओके। आज के समय में स्टूडेंट जो है ना वो किसी सासू माँ से कम नहीं होते, है ना? हाँ, बता रहा हूँ मैं आपको। कभी कभी देखना कमेंट बॉक्स के अंदर ही, या अली कर मदद, ये कमेंट मारेगा, वो कमेंट मारेगा, भाई साहब खतरनाक। लेकिन हो बड़े प्यारे, हो बड़े बहुत बहुत अच्छे हो, मेहनती इंसान हो। कभी कभार गलती से जैसे 3 बेरक भेजे, एक आध में ऊपर नीचे आ गया, उसमें बैंड बजाते हो, खतरनाक बैंड बजाते हो, सपोर्ट टीम को तो बेचारे को सुनने ही नहीं देते हो, बट फिर भी अच्छे हो। मेरे मन की भड़ास निकल गई। चलो भाई, अब आप आ जाओ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब मैं बात करूंगा सिविल लॉ के अंदर, ठीक है? आज हम क्रिमिनल लॉ की बात नहीं करेंगे। आज स्पेसिफिकली हमारा टॉपिक क्या है, लिमिटेशन एक्ट 1963। उसका हमें एक क्लास खल्लास है जो करना है। नाउ अंडरस्टैंड। तो यहां पर क्या होता है आपके बीच में कि आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 अब जो बता रहा हूं ना, मतलब अब तुम समझ लो कि तुमको ना पलके भी नहीं झपकानी है। क्या बोलते हो पलकों को? डोंट मूव योर आईलिड्स। मतलब एक नया तरीके की स्टेटमेंट है, मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत बोल रहा हूं। आईलिड ही बोलते हैं ना, आईलिड, हाँ ऐसा ही कुछ था। हाँ जी, तो लिमिटेशन एक्ट 1963। अब इसमें बेसिकली क्या है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये सेगमेंट जो है वो आपके मोटा मोटी जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दूसरा जो पार्ट है वो है स्केड्यूल को लेकर, अलग अलग तरह के जो मामले वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और पहला जो पार्ट है वो कॉन्सेप्ट को लेकर। मैं अभी आपके सामने कॉन्सेप्ट को डील करूंगा। किसको डील करूंगा? कॉन्सेप्ट को डील है जो करने वाला हूं, ठीक है? तो यहां पे हम लोग यहां पे इसका पार्ट 1 समझेंगे। अच्छा, पार्ट 1 को लेकर आप ये गलतफहमी मत पाल लेना। एक्चुअल में क्या है कि जब आप ये अपना लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हो ना, तो इसकी इंडेक्स अगर आप देखोगे तो इंडेक्स जो है वो आपके सामने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में डिवाइड हो रखी है। 5 इसके पार्ट्स हैं जो बने हुए हैं। मतलब आपको लिमिटेशन एक्ट में क्या नहीं देखने को मिलेगा, लिमिटेशन एक्ट में आपको चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि तुमने एलएलबी कर रखी है, और आप बोले हाँ मैंने कर रखी है, तो बताओ आर्टिकल संविधान में होते हैं और आर्टिकल कहाँ होते हैं? तो उसको जवाब देना कि देख बेटा, अच्छा सवाल पूछ, नहीं बेटा बेटा मत बोलना, वो पकड़ के धोएगा या धोएगी जो भी होगी। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि एक तो होते हैं संविधान के आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 395 तक, और एक आपके लिमिटेशन एक्ट में जो पीछे स्केड्यूल दे रखा है, तो स्केड्यूल की जो ये अलग अलग एंट्रियां है ना, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, टोटल 137 एंट्रीज है। कितनी? 137 एंट्रीज। तो ये जो 137 एंट्रीज है लिमिटेशन एक्ट की, इनको भी हम आर्टिकल बोलते हैं।
इनको भी क्या बोलते हैं, इनको भी आर्टिकल है जो बोलते हैं। और एक तीसरी और चीज होती है जिसको जी पांडे जी बता रहे हैं, तीसरी चीज होती है वो होती है इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंदर आर्टिकल। अब इंटरनेशनल तो हम लोग जाके क्या करेंगे, वीजा आपका बना हुआ नहीं, मेरा भी बना हुआ है नहीं, तो हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ और दूसरी तरफ लिमिटेशन। क्या बताया मैंने, फटाफट मेरे साथ साथ याद कर लो। मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि आपके लिमिटेशन एक्ट में पीछे जो आपको स्केड्यूल दे रखा है, स्केड्यूल के अंदर जो अलग अलग तरह की एंट्रीज आपको दे रखी हैं, टोटल मिला के 137 एंट्रीज हैं। उन एंट्री को हम प्यार से क्या बुलाते हैं, आर्टिकल। क्या बुलाते हैं, आर्टिकल नंबर, इस तरीके से उनको कहा जाता है। और ये भी जो है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये जो आपका शेड्यूल है वो भी आपके शेड्यूल 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक आपके एप्लीकेबल होता है सूट्स पे, दूसरा एप्लीकेबल होता है आपके अपील पे, और तीसरा एप्लीकेबल होता है आपके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, आवेदन। तो वाद, हिंदी मीडियम वालों, हिंदी बोल रहा हूं मैं, वाद एप्लीकेशन को बोलते हैं आवेदन, और अपील को बोलते हैं अपील। अपील को कुछ नहीं बोलते, अपील को अपील बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, और दूसरी क्या चीज कॉमन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें सेम है, तो ये है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी पार्ट्स दे रखे हैं और लिमिटेशन एक्ट के अंदर भी पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स हैं, 22। लिमिटेशन में कितने पार्ट्स हैं, 5। ये भी याद कर लो, लगे हाथ। लिंकिंग, लिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, लिंकिंग, बराबर। चलो भाई वापिस आ जाते हैं अपन यहाँ पे। हाँ, ये डायग्राम चोखा बनना चाहिए। चोखा समझते हो तुम? नहीं समझते, मत समझो। तो यहां पर मैं ना पार्ट 1 लिखूंगा तो आप लोग वेरी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। ठीक है, अभी जो इसमें हम डिस्कस करेंगे ये डायग्राम कॉन्सेप्ट वाला होगा। इसमें हम शेड्यूल के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, जो पीछे शेड्यूल दे रखा है उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वेरी गुड। देखो कुछ लोग है ना बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उनको लगता है कि देखो बाकी सारे कैंडिडेट्स का भला हो जाएगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में नियम वगैरह सब बताते जाते हैं, है ना नेहा जी? देखो नेहा जी ने मैसेज किया है कि यस सर, सूट के अंदर आर्टिकल 1 से लेकर 113 तक दे रखा है, अपील के आर्टिकल 114 से लेकर 117 तक दे रखा है, और एप्लीकेशन के जो आर्टिकल है 118 से लेकर 137 तक दे रखा है। कितने अच्छे हैं ये, है ना? भगवान इतने अच्छे स्टूडेंट सबको दे, मेरे कंपटीशन को छोड़ के। बस आ जाओ भाई। अब देखो, अब ये है ना, ये है सारा खेल, सारा खेल इसी का है। इसको समझ डाला तो लिमिटेशन एक्ट झिंगा लाला। क्या होता है पता है, हमें सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व करनी पड़ती है कि भाई ये लिमिटेशन एक्ट जो है वो लागू कहाँ कहाँ पे होता है। यानी कि आफ्टर ऑल एप्लीकेबिलिटी मैटर करती है ना। एप्लीकेबिलिटी मतलब लागू होना। तो आप अगर सोच रहे हो कि एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग लिमिटेशन एक्ट में सिर्फ एक ही सेक्शन है, तो यार तुम गलतफहमी के अंदर हो, और मैं तुम्हारी गलतफहमी ठीक कर देता हूं। एप्लीकेबिलिटी, हेलो इधर देखो, मैं जब इधर देखता हूं ना तो भी तुमको एकदम सामने ही देखना है। ठीक है, ये बाबूराव का स्टाइल है कि इधर देखने के बाद ज्यादा अच्छे से समझाता है। मूव अहेड। तो क्या होता है कि एप्लीकेबिलिटी जो है वो 2 तरीके की होती है। पहली एप्लीकेबिलिटी जो ये कहती है कि पूरा का पूरा एक्ट जो है वो यहां पे लागू होता है और यहां पे लागू नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरी जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो ये कहती है कि स्पेसिफिक प्रोविजन जो है, विशिष्ट प्रावधान जो है, वो यहां पे लागू होता है और यहां पे लागू नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेबिलिटी को 2 ब्रांच में हमेशा डिवाइड करना है। चाहे कोई भी बेरेक पढ़ लो, सेल्फ स्टडी करने वालों सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, चाहे कोई भी बेरेक पढ़ रहे हो, एप्लीकेबिलिटी पढ़ते समय इसका 2 बाइफिकेशन जरूर करना। एक जो पूरे एक्ट की आपके एप्लीकेबिलिटी के और नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है, और दूसरा जो आपके स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल देता हूं, तुम चिंता काहे करते हो। इसके लिए फिर से मुझे नोट 1 पे जाना पड़ेगा। यहां पे लिख लेता हूं मैं नोट 1। यस, आज मेरी गजब की बैंड बजने वाली, पता है? बताओ कैसे? वो ऐसे 7:30 अभी बज गए, अभी लगभग इस क्लास को 1.5-2 घंटा लगेगा। 9 बजे मैंने एक और क्लास शेड्यूल कर दी, मॉक इंटरव्यू के सेशन को लेके। 9:30 एक और कर ली, लिमिटेशन एक्ट की प्रैक्टिस को लेकर। भगवान ही मालिक है, क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। देखो एप्लीकेबिलिटी के बारे में इस चीज़ को आप समझना, एप्लीकेबिलिटी के बारे में। बट यार एक बात सच्ची बताऊं तो आप लोगों के साथ टाइम पास नहीं कर सकता। मतलब मेरा ये मानना है कि जब कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी अपना समय निकाल के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो पूरा मतलब जज्बातों के साथ क्लास होनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी दो तरीके की होती है। पहली जो एप्लीकेबिलिटी है वो ये कि पूरा का पूरा जो कानून है, यानी कि जो एक्ट है, अधिनियम जो है 1963, तो ये अधिनियम कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है और कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ पर ये नॉट एप्लीकेबल है, अप्लाई एंड नॉट अप्लाई। ठीक है, इसके लिए आपको स्पेसिफिकली कौन से सेक्शन पढ़ने चाहिए, जैसे कि आप सेक्शन नंबर 1 पढ़ो, आप सेक्शन नंबर 29 पढ़ो, तो आपको देखने को मिलेगा कि यार हाँ वाकई में वहाँ पे जो है ना एक स्पेसिफिक बात है जो मेंशन की गई है। दूसरा सेगमेंट, अब दूसरे सेगमेंट को समझो कि स्पेसिफिक प्रोविजन, यानी कि प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। देखो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसमें पूरे के पूरे एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है, इसमें इसके पर्टिकुलर प्रोविजन की बात हो रही है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये है, जैसे उदाहरण के लिए E.G. एग्जाम्पल, तो इसमें क्या होता है जैसे लीगल डिसेबिलिटी का प्रोविजन है। कौन सा प्रोविजन है? लीगल डिसेबिलिटी का प्रोविजन है। तो लीगल डिसेबिलिटी का प्रोविजन जो है हिंदी में बोला जाता है इसको विधिक असमर्थता, ठीक है, या असक्षमता। तो यहाँ पे सेक्शन 6 और सेक्शन 7। अब जब आप इन दोनों के संदर्भ में सेक्शन 8 को पढ़ते हो तो मुझे बताओ सेक्शन 8 क्या कहता है। मैं बताता हूं क्या कहता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 ये कहता है, सुनो, नथिंग इन सेक्शन 6 और सेक्शन 7 अप्लाई टू द सूट टू इन्फोर्स द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। मतलब सेक्शन 6 और सेक्शन 6 के जो 7 के जो प्रावधान है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, कहां पे? प्रीएम्पशन के मामलों के अंदर। और शैल बी डीम टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 years फ्रॉम द सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी और द डेथ ऑफ द पर्सन अफेक्टेड देयर बाय। मतलब प्रीएम्पशन के मामलों पे प्रीएम्पशन हकसुफा, हकसुफा का मतलब क्या होता है? पड़ोसी अगर अपना मकान बेचना चाहता है तो पहले मेरे को बेचे, सब्जेक्ट टू द मार्केट वैल्यू, प्रीएम्पशन बोलते हैं उसको, ठीक है। और या फिर मान लीजिए 3 साल का टाइम पीरियड जो है वो एक्सपायर हो जाता है तो बेसिकली सेक्शन 8 जो है, सेक्शन 8 इज नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट ना। सेक्शन 8 पूरे एक्ट के नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा है। सेक्शन 8 सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात है जो कर रहा है कि भाई सेक्शन 6 और 7 जो है वो यहाँ पे लागू नहीं होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा अभी मत बताओ, अब आप एक काम करो, अच्छा आपके पास लिमिटेशन का बेयर एक्ट है? नहीं है? ओहो, तो आपको जानकारी है ना कि लिंकिंग बेयर एक्ट के जो प्रोविजन है, लिंकिंग बेयर एक्ट के तहत जो है नया एडिशन आ रहा है सिविल माइनर लॉ का। और सिविल माइनर लॉ के अंदर मैंने ठूस के कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, आपके टीपी एक्ट हो गया, एसआरए हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, इन 5 पांडुओं का कॉम्बिनेशन डाला है। किसमें? आपके सिविल माइनर लॉ ऑफ लिंकिंग बेयर एक्ट के अंदर, ठीक है। तो उसमें आएगा, देखना एकदम झक्कास तरीके से आपके सामने प्रेजेंटेशन मिलेगी आपको। हाँ जी, अब आप आ जाओ सेक्शन 29 पे, 2 मिनट का काम है, आ जाओ प्लीज आ जाओ। देखो सेक्शन 29 में क्या लिखा हुआ है कि नथिंग इन दिस एक्ट, नथिंग इन दिस एक्ट मतलब इस एक्ट में लिखी हुई कोई भी चीज प्रभावित नहीं करेगी। तो यार जब इस एक्ट में लिखी कोई भी चीज प्रभावित नहीं करेगी मतलब पूरा का पूरा एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा। तो दिस केस इज द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन नंबर 29। क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो भाई जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 है, 25 पता है क्या? जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक क्लास खल्लास दे रखा है उसको शायद पता होगा। बिना कंसिडरेशन के, बिना प्रतिफल के अगर किसी तरह का करार किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है, तो वो एग्रीमेंट जो है वो शुरुआत से ही शून्य होता है, यानी कि वॉइड एब इनिशियो है जो होता है, बराबर। ये बात सेक्शन 25 में लिखी हुई है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी आपने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जो विदाउट कंसिडरेशन वाला है और वो इसलिए वैलिड है क्योंकि सेक्शन 25 के एक्सेप्शन में दे रखा है, तो उस केस में ये बात लागू नहीं होगी। मतलब बिना कंसिडरेशन वाले मामलों में तुम्हें लिमिटेशन नहीं बचा सकता, ये बात यहां पर है। फिर स्पेशल और लोकल लॉ की बात हो गया, फिर मैरिज और डाइवोर्स वाले मैटर हैं जो आगे, उन पे लागू नहीं होता, और ईजमेंट एक्ट के जो सेक्शन है वहां पे ये बात लागू नहीं होती। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ सेक्शन 29 कह रहा है कि 4 जगहों पे इस कानून का कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होगा, मतलब ये एक्ट ही लागू नहीं होगा। सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मेरे साथ याद कर लो भाई, सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल लॉ या लोकल लॉ, फिर उसके बाद में मैरिज और डाइवोर्स के मैटर, और तीसरा क्या था? इंडियन ईजमेंट एक्ट के जो प्रोविजन है 25 और 26 वहां पे लागू नहीं होता, बराबर। तो एक तरफ जो है, अब मुझे बताओ सेक्शन 29 और सेक्शन 8 क्या इन दोनों का नेचर एक जैसा है? हाँ या ना?
क्या सेक्शन 29, मतलब कह सकता हूं मैं कि दोनों का जो वजूद है वो एक जैसा है। देखो नेचर तो एक जैसा है, लेकिन सेक्शन 29 ज़्यादा पावरफुल है। ये कौन है? ये है अंडरटेकर, और ये कौन है? ये है रे मिस्टीरियो। ये दोनों नाम आपको नहीं पता होंगे ना? अच्छा सॉरी, ठीक है, मुझे लगा क्या पता आप WWE देखते होंगे, करते होंगे, ठोकते होंगे, किसी को बिशुम बिशुम करके करते। तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक है, और ये कह रहा है कि पूरा एक्ट ही लागू नहीं होगा। इसलिए हम इन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, हमें इनको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग ब्रांच में डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये बात आपको क्या करनी है? समझनी है। और जब भी कोई भी कानून पढ़ो, इस पॉइंट को कभी नहीं भूलना। आई बात समझ में? वेरी गुड। अरे रुको, जा क्या रहे हो? अभी रुको रुको, एक काम करो, आप मेरे साथ सेक्शन 10 पे आओ। तो आयो आयो, मैं एलपीएल पे खिलाऊंगा मैं। आओ सेक्शन 10 पे आओ। सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है? सूट अगेंस्ट ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब ट्रस्टी क्या होता है भाई? जैसे अपना लिंकिंग विधि कल्याण ट्रस्ट बना हुआ है, तो हमारे पास भी ट्रस्टी है ना? आपको जानकारी होगी कि नहीं होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अपन लोग ये भी 13 अक्टूबर से मैं जो लिंकिंग का हाइब्रिड कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ ना, हाइब्रिड, जिसके अंदर जुडिशरी, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी वाला एडवोकेसी, और साथ ही साथ में AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लीगल ड्राफ्टिंग का सेगमेंट है। तो उसमें स्पेसिफिकली एक प्रावधान अपन ने रखा है, जो स्टूडेंट फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कम कर पा रहा है, पार्टली कर पा रहा है, तो ऐसे केस में उसका बाकी का अमाउंट जो लिंकिंग विधि कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से सेट ऑफ किया जा रहा है। क्योंकि देखो आफ्टर ऑल नथिंग इज बियॉन्ड ह्यूमैनिटी, मानवता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होता। लेकिन ये कैंडिडेट जब जज बनेंगे तो उनकी पहली सैलरी से 5 किलो गुलाब जामुन मंगवा दूंगा। मैं भी कम थोड़ा ना मारवाड़ी हूँ। हाँ जी, तो एक तरीका है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा एक दूसरे का मदद करना चाहिए। और ये जो रिलेशन है ना स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ में, स्टूडेंट के टीचर, ये इसी तरीके का एक भावुक और इमोशनल रिलेशन है। नाउ मूविंग अहेड, सेक्शन 10 पे आओ आप। देखो क्या लिखा हुआ है? Notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this act, इस एक्ट के पहले वाले प्रावधान में कुछ भी लिखा हुआ इसको ब्रैकेट में डाल देना। No suit against a person in whom property has vested in trust for any specific purpose or against the legal representative or assigned not being assigned for valuable consideration for the purpose of following in their hand such property shall be barred by any length of time। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। एक्चुअल में ये बात आपको कहना चाह रहा है कि लिमिटेशन कानून के तहत, लिमिटेशन का जो आपका कानून है, तो अगर जहाँ पे ट्रस्टी की बातें जो आ रही है, तो अगर मान लीजिए कोई स्पेशल या आपने कोई इसको अथॉरिटी दे रखा है, तो ऐसे केस में उस ट्रस्टी के अगेंस्ट में आप क्या नहीं कर सकते? इन चीज़ों को डील नहीं कर सकते। मतलब ट्रस्टी को आपने कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रॉपर्टी दी और वो बंदा उसको अलग तरीके से मिसयूज करने लग गया, तो आप उसके खिलाफ कभी भी क्या कर सकते हो? स्कूटर जो फाइल कर सकते हो। वहाँ पे लिमिटेशन का क्राइटेरिया लागू ही नहीं होता। ओके, ये बात वहाँ पे क्या होती है? अप्लाई है जो होती है ना? इस बात को हमें क्या करना है? समझना है, और अप्लाई है जो करना है। तो ध्यान रखना कि आपके 3 सेक्शन, कौन कौन से सेक्शन? सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 29। तो ये और भी कहीं हो सकते हैं। तो ये जो आपके प्रावधान है, ये बेसिकली क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इन जगहों पे ये चीज़ लागू है जो नहीं होती है। इन जगहों पे क्या नहीं होती है? ये बात लागू है जो नहीं होती है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, आई थिंक यू फॉरगॉट मी। क्यों भाई, आप फॉरगॉटेबल हो गया ना? सवाल ही नहीं होता, कभी नहीं बोलते अफरोज जी। अब आप आ जाओ इस पॉइंट पे। तो अब इस चीज को समझना कि एप्लीकेबिलिटी के लिए जो मैंने पीछे आपका नोट 1 बनाया ना, इसको याद रखना, याद रह जाएगा ये। और कोई भी कानून हम पढ़े तो हमें इस तरीके से को क्या करना चाहिए? डिवाइड है जो करना चाहिए। चलो भाई, अब थोड़ा सा स्पीड भी पकड़ना पड़ेगा। अब समझो, हमारे पास में जो लिमिटेशन एक्ट है वो क्या हो रखा है? 5 भाग में डिवाइड है जो हो रखा है। पहला जो भाग है वो एप्लीकेबिलिटी के बारे में, और साथ ही साथ में जो डेफिनेशन क्लॉज है उसके बारे में बात है जो करता है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी और डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है? ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपके सामने कई सारी डेफिनेशन, लगभग 12-13 डेफिनेशन दे रखी है। कौन कौन सी डेफिनेशन है? एप्लीकेंट आवेदक, एप्लीकेशन आवेदन, बिल ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड, डिफेंडेंट प्रतिवादी, ईजमेंट, सुखाचार, फॉरेन कंट्री, गुड फेथ। देखो एक गुड फेथ वहाँ पर है सेक्शन 2(11) BNS, और एक गुड फेथ यहाँ पर है। तो कभी बैठे बैठे मन में ख्याल आया, कौन सा ख्याल? कि यार क्यों ना गुड फेथ के पॉइंट को मैं लिंक कर दूं कि एक तो मेरे को सेक्शन 2(11) BNS में दे रखा है गुड फेथ, सद्भाव, और एक यहाँ पे दे रखा है, कहाँ पे? सेक्शन 2 क्लॉज H आपके गुड फेथ के पॉइंट को क्या करता है? मेंशन है जो करता है। ठीक है, इस बात को हमें क्या करना है? विशेष रूप से ध्यान है जो रखना। प्लेंटिव की परिभाषा दे रखी है। देखो कितनी मजेदार बात है कि कुछ शब्द जो CPC में डिफाइन होने चाहिए थे वो वहां पे डिफाइन ही नहीं है, यहाँ पे डिफाइन पड़े। क्या प्लेंटिव और डिफेंडेंट शब्दों को डिफाइन किया गया है जी? हाँ या ना बताओ, क्या CPC आपके प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के शब्दों को डिफाइन करती है क्या?
सीपीसी क्या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, वादी और प्रतिवादी, क्या इन दोनों को एक तरीके से परिभाषित करती है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर देके बताओ। लेकिन आपका ये जो प्रोविजन उसको मेंशन है जो कर रखा है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है, प्रोमिसी नोट क्या होता है, सूट क्या होता है, टॉर्ट क्या होता है, ट्रस्टी क्या होता है, इन सारे शब्दों को इन्होंने मेंशन है जो वहां पे कर रखा है। क्लियर है? अब समझो इस बात को कि कई बार है ना जो सिविल माइनर कानून है वो चीजों को डील करता है, और इसीलिए यही कारण है कि आपके इस हाइब्रिड वाले सेगमेंट के अंदर है ना, देखो पहले एक बहुत पुराना डायलॉग है मेरा, ये तो मजबूरियों ने बांध के रखा है हमें साहब, जिस दिन उड़े आसमान छोटा पड़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए अब उड़ने का तैयारी है और आप भी तैयार हो जाओ। तो इस वाले के अंदर मेजर और माइनर का दोनों सेगमेंट है जो मैं डील करने वाला हूँ। मेजर का सेगमेंट यानी कि जब आपको मैं सीपीसी पढ़ाऊंगा ना, तो उसी सीपीसी के सेम टाइम पे सीपीसी के साथ साथ में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तड़का देखने को मिलेगा, आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेगमेंट समझ में आएगा, आपको टीपी एक्ट समझ में आएगा, आपको जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट समझ में आएगा, और आपको लिमिटेशन एक्ट समझ में आएगा। अब सोचो ये दोनों कानून जब एक साथ डील होंगे ना, तो इनका लिंकिंग बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे है जो होने वाला है। यस, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8, अब वहां पे जाके अब सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बातें समझ रहे हैं, और एट द सेम टाइम हमने लिमिटेशन एक्ट में सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के संबंध में सेक्शन 3 की वो बात समझ ली, तो दोनों चीजें तुरंत समझ में आ जाएगी। मजा आएगा, क्या आएगा? मजा जो आने वाला है। और ये आपको कहां पर अवेलेबल होगा? लिंकिंग ऐप पर। आप सिंपली जाके सर्च कीजिए गूगल पे या कहीं पर भी, लिंकिंग ऐप सर्च करते आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी दूसरा क्वेरी है तो आप क्वेरी क्या कर सकते हैं, ये नंबर है आपका। सर यार आप तो प्रमोशन कर रहे हो, अरे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जंगल में नाचा मोर किसने देखा, ठीक है। और अब तो नया जंगल बना रहे हैं ना, इसलिए मोर को नचाना बहुत जरूरी है। मोर मतलब पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। 988 हो गया, ठीक है, 774 हो गया, 6465 हो गया। आप इस नंबर पे अपनी किसी भी तरीके की जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी का रिजोल्यूशन जो है प्राप्त कर सकते हैं। 9887746465, ठीक है। लिंकिंग ऐप पर क्लास होगा, और साथ में वहां पर सारा आपकी फीस ज्यादा है। बोलो बोलो, कोई बोल रहा होगा, मन में आ रहा है ना तुम्हारे, कंटेंट ज्यादा है वो नहीं दिख रहा है, सरकार टैक्स ले रही है वो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अटेंशन। तो हमें क्या करना है, इस सेगमेंट को समझना है कि जब हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट का, तो पार्ट 1 कहां पे लागू होता है? पार्ट 1 वहां पे लागू होता है आपके, जहां पे जनरल एप्लीकेबिलिटी सेक्शन नंबर 1 और डेफिनेशन क्लोज आपके सेक्शन नंबर 2 बेसिकली क्या होता है, वहां पे अप्लाई होता है। सर दिल्ली पढ़ाओगे? ना 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 ना, होली दिवाली पढ़ाऊंगा मैं तो। कैसी बातें करते हो, भोले राम की जी वो मेरी तरह। क्लासेस तो दिल्ली होती है, ऑब्वियसली बात है, रेगुलर बेस पे क्लासेस होगी। यस, अब देखो तो यहाँ पे आपके सामने क्या आया, पार्ट नंबर 1 है जो आया, जहाँ पे आपके सामने बेसिक बात है। पार्ट नंबर 2 जो है वो क्या डील करता है? पार्ट नंबर आपके प्रीलिमिनरी हो गया। देखो सारा खेल जो है ना आगे आएगा, सारा खेल तो पार्ट नंबर 2 का है, लेकिन पार्ट नंबर 2 को सप्लीमेंट करता है। कौन सप्लीमेंट करता है? पार्ट नंबर 3। आपको पता है, अगर आपने कभी टैक्स लॉ को पढ़ा हो तो टैक्स लॉ के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। जैसे तुम लोग तुम्हारा मोबाइल का चार्जर से मोबाइल चार्ज करते हो कि नहीं करते हो, तो फिर आप क्या ढूंढते हो कि चार्जिंग पॉइंट कहाँ है भाई, कहाँ से मेरा मोबाइल चार्ज है जो हो सकता है। कभी कभी ऐसी गतिविधियां करते हो कि नहीं करते हो, घर में थोड़ा घूमते फिरते हो कि मेरा चार्जर नहीं मिल रहा। तो ठीक उसी तरीके से टैक्स लॉ के अंदर भी एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अगर संविधान में आप आर्टिकल 245 को हटा दो, सोच के देखना, अगर संविधान में अनुच्छेद 245 को हटा दिया जाए तो आपके ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया है इसकी कितनी बड़ी बैंड बजेगी आपको पता है? क्योंकि 245 इज द चार्जिंग आर्टिकल विच एम्पावर्ड द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर टू इनेक्ट लॉ, है ना। तो उसी तरीके से लिमिटेशन एक्ट के अंदर भी आपका चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3। अगर आपने सेक्शन नंबर 3 को हटा दिया, सेक्शन नंबर 3 को वहां से हटा दिया, तो इस पूरे लिमिटेशन एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। फिर ये लिमिटेशन एक्ट जो है ना, मतलब कोई काम का ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें आपके सामने में मेंशन कर रखा है कि लिमिटेशन की बार क्या होती है। मैं लिमिटेशन की बार कह रहा हूं, तुम जिस बार के बारे में सोच रहे हो उस बार के बारे में बात ही नहीं करनी, सादम पापम ऐसे करना अपने को। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? द बार ऑफ लिमिटेशन, मतलब अपवर्जन करना, परिसीमा का अपवर्जन। आप अगर एक टाइम के बाद कोर्ट में गए तो कोर्ट आपको रॉकेट की तरह उड़ा देगा, मतलब आपके केस को रॉकेट की तरह उड़ा देगा, डिसमिस कर देगा, है ना। तो ये पॉइंट आपके सामने आता है।
इससे पहले आगे बढ़ूँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। क्या होता है पता है कि अगर आपने एक समय सीमा के तहत कोर्ट को अप्रोच नहीं किया तो उस सिचुएशन के अंदर जो है ना, कोर्ट आपके केस को डिसमिस भी कर सकता है। और कोर्ट को अगर आपके दया आ गई, आप कोर्ट के सामने निरुपमा राय बन गए, क्या ना, अरे साहब सफिशिएंट कॉज था, आप समझो सफिशिएंट कॉज था साहब, मेरे मामले के अंदर देरी माफी दे दो। ये जो सफिशिएंट कॉज है ना, सफिशिएंट कॉज यानी कि पर्याप्त हेतु, सेक्शन नंबर 5 लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है। क्या? पर्याप्त हेतु। हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से 5 उंगलियों को मिला के पंजा बनाते हैं, इधर भी 5 उंगलियां मिलकर पंजा बनाते हैं, दोनों जब जुड़ जाते हैं तो सफिशिएंट कॉज बन जाता है। तो एस फॉर 5 और एस फॉर सफिशिएंट कॉज याद रख लेना, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 में मेंशन है जो कर रखा है। पर्याप्त हेतुक है तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप वहां पर अपने केस में देरी माफी यानी कि डिले का कंडोनेशन है जो करवा सकते हो। लेकिन ये जो डिले का कंडोनेशन है जो हो रहा है ना, ये आपके सिर्फ एप्लीकेशन और अपील के मामलों में होता है। सूट के मामलों में देरी माफी यहां नहीं मिलती है। वाद के मामलों में आपको देरी माफी सीपीसी देता है। कैसे देता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट देता है। चलो भाई, अब आ जाओ आप मेन पॉइंट में। तो यहां पर पार्ट 1 तो आपका यहां पे अप्लाई होता है, जिसमें एप्लीकेबिलिटी और साथ ही साथ में आपका डेफिनेशन। तो मैं पार्ट 1 के बारे में तो 1% भी बात है जो नहीं करूंगा। मैं आपके सामने बात करने वाला हूं पार्ट नंबर 2 P सेकेंड और पार्ट नंबर 3 P थर्ड। देखो फिर से कह रहा हूं, जिसमें पेशेंस और धैर्य है वो इस क्लास को एंड तक अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा। जिसमें गरबा ढोलीडा ढोल रे बजा, है ना, तो उस केस में मामला नहीं बैठेगा। आपको धैर्य रख के इस बात को समझना पड़ेगा, वरना जिंदगी आपका गरबा बजा देगी। समझो, तो यहां पर क्या हो रहा है, पार्ट 2 में ना आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो दे रखा है। मतलब आप समझ लीजिए कि मेन जो बात है वो यहीं पर है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सेक्शन नंबर 3 का, जो आपके क्या करता है, बार ऑफ लिमिटेशन लगाता है, यानी कि केस को, मामले को अपवर्जित कर देता है अगर आप लिमिटेशन के बियॉन्ड है जो आ रखे हो। तो अगर आपने सूट का जो टाइम पीरियड है वो मेंशन नहीं किया तो उसके अकॉर्डिंग ये बात लागू होती है। वैसे तो सेक्शन 3 से लेकर आपके जो ये प्रोविजन है सेक्शन 11 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन नंबर 11 तक। उसमें सारी बातें आपको क्या क्या मेंशन कर रखी है कि भाई अगर आप लिमिटेशन पीरियड में नहीं आए तो आपका सूट बार्ड हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि आपका लिमिटेशन ऐसी तारीख को खत्म हो रहा है जिस दिन क्या है कि कोर्ट क्लोज हो रहा है, जिस दिन कोर्ट का एक तरीके से मतलब क्लोजिंग डे है, तो उस दिन छुट्टियां, कोर्ट की पब्लिक हॉलीडे था, तो आप नेक्स्ट वर्किंग डे पर आपका लिमिटेशन एक्सटेंड हो जाएगा। सेक्शन नंबर 5 अगर आपने डिले किया और सफिशिएंट कॉज दे देते हो तो आपको देरी माफी मिल जाएगी। सेक्शन 6, 7, 8 लीगल डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अब देखो लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है, समझो। क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो माइनर है, माइनर मतलब छोटा बच्चा जान के हमसे नाटक कराना रहे, तो माइनर है। अब कानून ये कहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 और 12 आप पढ़ोगे ना, तो उसमें कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी यानी कि पक्षकारों की सक्षमता के बारे में जिक्र कर रखा है। और वहां पर ये बात आती है कि अगर आप जो है इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत मेजर पर्सन नहीं हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है जो नहीं हो, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हो तो उस सिचुएशन के अंदर अगर आप कोई सूट फाइल करना चाहते हो तो या तो आपके पास ऑप्शन है ऑर्डर नंबर 32 का कि भाई नेक्स्ट फ्रेंड को पकड़ो वगैरह वगैरह, इस तरीके से डील है जो करो, और नहीं तो आप अपने 18 साल के पूरा होने का इंतजार करो। तब तक लिमिटेशन खत्म हो गया तो नहीं होगा। कानून में लिखा हुआ है कि अगर आपके केस में लीगल डिसेबिलिटी चल रही है तो जब तक लीगल डिसेबिलिटी खत्म नहीं होती, जब तक आपकी विधिक अक्षमता खत्म है जो नहीं होती, तब तक क्या जो क्या होगा, तब तक आपका लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। ये बात मेंशन कर रखी है। अच्छा, एक से ज़्यादा लीगल डिसेबिलिटी हो तो मान लो कि आप जो है एक तरीके से माइनर भी हो, ऊपर वाला माला भी थोड़ा सा हिलडुल रहा है, अनसाउंड भी है, तो उस केस में क्या होगा, तो जब तक आपकी सारी डिसेबिलिटी खत्म नहीं होती तब तक उस मामले को जो है आपके केस में लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। देखो आपको वो याद है, डायलॉग याद है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं किसी और की नहीं सुनता, है ना। तो ठीक वैसे का वैसे लिमिटेशन एक्ट का भी डायलॉग है, एक बार जो मैं स्टार्ट हो गया तो फिर मैं किसी के लिए नहीं रुकता, एक बार जो मैं स्टार्ट हो गया तो मैं किसी के लिए नहीं रुकता। ये लिमिटेशन का नियम है, इसको बोला जाता है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, सेक्शन नंबर 9 बराबर। एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर ये चलता रहेगा वगैरह वगैरह, ये बीच में रुकने वाला नहीं है। ये बात यहाँ पर लागू जो होती है। तो ऐसे केस में भी है कि मान लीजिए कई बार आपका डिसेबिलिटी एक तरीके से सीज हुआ और उसके बाद में फिर आपका लिमिटेशन स्टार्ट हो गया, फिर बाद में कोई दूसरी डिसेबिलिटी आ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आपको उसका किसी भी तरीके से कोई भी बेनिफिट है जो नहीं दिया जाएगा। इस बात को हमें क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान है जो रखना है। और आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहां पर क्या होता है,
हमें इस बात को समझना है कि ये जो आपके सामने मैंने आपके सेक्शन का जिक्र किया 3 से लेकर 9 तक, उसके बाद में आपके सामने ट्रस्टी का बात आता है, या आपने कोई फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भैया? फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड कंट्री, उसको क्या बोलेंगे अपन? फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट है जो बोलेंगे। वो बात यहाँ पर क्या होती है? लागू है जो होती है। तो हमें इसी सेगमेंट को क्या करना है? समझना है जो होता है। अब देखो, अमोद पांडे जी को पुराने जज्बात याद आ गए। सर, गुजरा हुआ समय वापस नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नया लाएगा, क्या टेंशन लेते हो हैं? अगर पुराना वाला नहीं आएगा तो अपन मार्केट में जाके नया लाएगा, चिंता नहीं करनी, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपन। तो सेक्शन 10 आपके ट्रस्टी के बारे में बात करता है, सेक्शन 11 आपके फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। बराबर, मेरे साथ फटाफट याद कर लो सेक्शन। देखो, मैं आपको याद कराने की कोशिश कर लेता हूँ, बाकी तो ऊपर वाला मालिक है। सेक्शन 3 में आपको मेन नियम दे रखा है बार का, कि लिमिटेशन के बियॉन्ड अगर आप कोर्ट में आए तो आपको बेनिफिट है जो नहीं मिलेगा। सेक्शन 4 में अगर आपका लास्ट डे जो है उस दिन अगर कोर्ट क्या है? क्लोज है, कोर्ट क्लोज है, तो क्या होगा यहाँ पे? सेक्शन नंबर 5 में क्या था कि आपको डिले माफी है जो मिल सकती है। क्या मिल सकती है? डिले माफी, यानी कि देरी माफी है जो मिल सकती है। सेक्शन 6 में क्या था कि भाई अगर लीगल डिसेबिलिटी है तो उस सिचुएशन को किस तरीके से डील करेंगे, लीगल डिसेबिलिटी का प्रोविजन। सेक्शन 7 में आपके सामने अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर केस में सेवरल पर्सन मिलकर सूट फाइल कर सकते हैं, तो सेवरल पर्सन का अगर डिसेबिलिटी है तो उस सिचुएशन को किस वे में हमें डील है जो करना है, ये बात सेक्शन 7 आपको कहता है। इसके अलावा सेक्शन 8 जो है वो इन दोनों का क्या करता है? एक्सेप्शन क्रिएट करता है। क्या करता है? एक्सेप्शन क्रिएट है जो करता है। इसके अलावा सेक्शन 9 ने क्या कहा कि भाई एक बार जो टाइम स्टार्ट हो गया तो वो टाइम रुकता नहीं है, यानी कि कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यू रनिंग ऑफ टाइम, मतलब एक बार जो लिमिटेशन स्टार्ट हो गया तो फिर वो खत्म होगा ही होगा। अच्छा, सेक्शन 10 में क्या था? सेक्शन 10 में आपके सामने ट्रस्टी वाला पॉइंट आपको दे रखा है। सेक्शन 11 में क्या दे रखा है? सेक्शन 11 का आप हेडिंग लिख लो, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी संविधाएं जो विदेश में क्या करें? एग्जीक्यूट कर रखी है। ये जो सेगमेंट है वो सेगमेंट आपके क्या कहलाता है? ये सेगमेंट आपके कहलाता है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जो है वो यहाँ पे क्या होता है? एप्लीकेबल है जो होता है। नाउ अब समझने की कोशिश करना, खतरनाक शब्द आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, फिर आप बोलोगे कि सर हम कोई बात समझ में नहीं आई। एक्चुअल में क्या होते हैं? 2 शब्द हैं। इसके आगे की जो प्रोविजन है ना, पहले एक बार स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो, फिर मैं कोशिश करके आपकी एंट्री थोड़ी अंदर करवा दूंगा, ठीक। एक शब्द होता है इफेक्ट और एक शब्द होता है एक्सक्लूजन। पहला शब्द क्या है? इफेक्ट। दूसरा शब्द क्या है? एक्सक्लूजन। इन दोनों शब्दों का अर्थ समझना। मैं आपको नए पेज पे लेके जाता हूं। देखो, कहां से स्टार्ट करूं? यहां से स्टार्ट कर देता हूं। एक्सक्लूजन, दूसरा शब्द क्या है? इफेक्ट। सामान्य भाषा में बात करें तो आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो एक खरबूजे का इफेक्ट जो है वो दूसरे खरबूजे पे पड़ रहा है, बराबर, वो होता है इफेक्ट। एक होता है कि एक ही खरबूजा है, समझना, एक ही खरबूजा है, हमने उसके बीच का पार्ट कट कर दिया और उसको एक्सटेंड कर दिया, अब वो खरबूजे की लेंथ है जो बढ़ गई, एक्सक्लूजन। नहीं समझे? आओ दूसरे वे में समझाता हूं। क्या होता है, जैसे कि ये है आपका लिमिटेशन पीरियड। यहां पे क्या हुआ, मान लेते हैं कि यहां पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन समझने के लिए आपको सीपीसी में जाना पड़ेगा। वो पॉइंट ऑफ टाइम जहां से आपका जो राइट टू स्यू है वो अराइज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। और बेसिकली यही वो पॉइंट होता है जहां से आपका लिमिटेशन स्टार्ट है। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये जो आपके लिमिटेशन एक्ट के पीछे जो स्केड्यूल दे रखा है, तो उस स्केड्यूल के अंदर आपको जो लास्ट कॉलम है तो वहां पे आपको और कुछ नहीं, जो आपका लास्ट कॉलम दे रखा है वो बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन ही है। कभी गौर किया इस बात पे आपने? सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर नंबर 2 के अंदर आपके सामने फ्रेमिंग ऑफ सूट का जिक्र कर रखा है कि भाई सूट को फ्रेम करना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिकली ऑर्डर नंबर 2 जो है ना वो कॉज ऑफ एक्शन या जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन के बारे में डील करता है। वाद हेतुक या वाद हेतुकों का संयोजन, इस बारे में डील है जो करता है, या उसमें कोई मिस जॉइंडर हो जाए, नॉन जॉइंडर हो जाए तो ये आप कभी भी आज के बाद कहीं पर भी कॉज ऑफ एक्शन वर्ड डील करते हो
तो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में तुरंत जो है क्या आना चाहिए, स्केड्यूल जो दे रखा है लिमिटेशन एक्ट का, उसका आपके सामने ये जो 4th कॉलम है आपके लिमिटेशन स्केड्यूल में 1 2 3 4 4 कॉलम दे रखे हैं। पहले में आर्टिकल नंबर, दूसरे में नेचर ऑफ सूट, तीसरे में आपके पीरियड ऑफ लिमिटेशन और चौथे में कॉज ऑफ एक्शन। तो ये जो लिमिटेशन स्टार्ट होता है ना, ये बेसिकली वहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से? जहाँ से आपका कॉज ऑफ एक्शन है। तो ये आपके सामने कॉज ऑफ एक्शन, इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, स्केड्यूल 4th कॉलम, ताकि आज के बाद आपको याद रहेगा 4th कॉलम। एक बात आपको बताऊं, हेलो इधर 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 बता रहा हूं मैं, उधर कहां देख रहे हो? अब जो बात आपको बताने वाला हूं ना मैं, ये 2 शब्द अगर आपने पकड़ लिए मजा आ जाएगा, ठीक है? इसलिए पूरा अटेंशन रखना, अटेंशन हटा तो आएगा टेंशन, समझे? देखो क्या होता है, इफेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी मीडियम वालों तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मैं हिंदी बोल रहा हूं। हाँ, एक्सक्लूजन का मतलब होता है अपवर्जन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? अपवर्जन, ठीक है? अपवर्जित है जो करना, एक होता है वर्जित करना, जाओ हम तुम्हारा क्या कहते हैं बहिष्कार करते हैं वगैरह वगैरह। और आपने कई जगह वो डायलॉग देखा होगा ना कि यहाँ पे सो एंड सो करना वर्जित है, यहाँ पे गाली गलौज करना वर्जित है वगैरह वगैरह। तो वही वर्जित शब्द से बना है, वर्जित के आगे अप लगा दो, अपवर्जित, इससे शब्द बन गया अपवर्जन, बराबर। नाउ मूविंग अहेड, अब समझना तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका कॉज ऑफ एक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं वाद हेतुक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वाद हेतुक। अच्छा सुन लो, ओ इंग्लिश मीडियम वालों, एक बात तुमको बता देता हूँ मैं, अगर तुमको हिंदी नहीं आई ना कुछ टेक्निकल वर्ड्स की, गजब बेइज्जती होगी तुम्हारी। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ हमारे राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग हिंदी में होती है। अब वो स्टूडेंट आ रखा एकदम एनएलयू से, फिर वो रीडर से पूछता है कि ये शपथ पत्र क्या होता है? अरे क्या होता है कि एफिडेविट को हिंदी में शपथ पत्र बोलते हैं, ये वाद हेतु क्या होता है? तो पता होना चाहिए हमें कुछ शब्दों की अंग्रेजी में, इंग्लिश के अंदर भी कमांड होना बहुत ज़रूरी है, ओके? और इसीलिए मैंने आपके लिए एक अल्फा लिंकिंग चार्ट्स का डायग्राम भी सेट कर रखा है, कभी फुर्सत मिले तो जरूर बताऊंगा। नाउ अंडरस्टैंड, तो यहां पर आपके सामने ये कौन सा सेगमेंट हो गया? ये सेगमेंट हो गया कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि वाद हेतुक, ठीक है? तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये सेगमेंट स्टार्ट हुआ। मैंने आपको बता दिया कि वाद हेतुक आपको शेड्यूल के 4th कॉलम के अंदर मेंशन है जो कर रखा है। नाउ कॉज ऑफ एक्शन से आपका लिमिटेशन स्टार्ट हुआ, और ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जहां पे आपका लिमिटेशन खत्म हो रहा है। दिस इज द एंडिंग पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया? एंड ऑफ लिमिटेशन। ये कौन सा पॉइंट हो गया? एंड ऑफ लिमिटेशन। अब समझना, यहां पे आपका लिमिटेशन पीरियड क्या हो रहा है? खत्म है जो हो रहा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लो कि आपका लिमिटेशन पीरियड कितना है? आपका लिमिटेशन पीरियड है 3 साल का। कितना? 3 ईयर्स, 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है। तो अब अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, सिचुएशन अगर कुछ इस तरीके से है कि भाई आप बीच में किसी पर्टिकुलर पीरियड को एक्सक्लूड कर रहे हो, यानी कि यहाँ से लेकर आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया, ये पीरियड आपका क्या होगा? एक्सक्लूड हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये पीरियड जो है ना, अब यहाँ से होके आगे जाके एड ऑन हो जाएगा। जैसे मान लो कि इन बिटवीन जो है 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए आपका टाइम पीरियड क्या गया? एक्सक्लूड है जो किया गया। तो जब एक्सक्लूड करते हैं ना, तो वो वहाँ से हटके आगे आपके लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर देता है, ठीक है? तो ये जो मान लीजिए कितना टाइम था यहाँ पे? 2 महीनों का टाइम था, तो 2 महीने अब आपके एंड में चले जाएंगे, यानी कि इतना का इतना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसको बोला जाता है एक्सक्लूजन। आई बात समझ में? इसको क्या बोला जाता है? एक्सक्लूजन बोला जाता है। यहां से वो टुकड़ा हटा और यहां पे लाके हमने जोड़ दिया। जैसे मान लो कि भाई दिसंबर 2024 में लिमिटेशन खत्म होने वाला था, तो अब वो लिमिटेशन कितना एक्सटेंड हो गया? अब वो लिमिटेशन आपका फरवरी 2024 में चला जाएगा। इसको बोला जाता है एक्सक्लूजन अपवर्जन। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपके कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनकी हेडिंग में आपको बार बार लगातार वर्ड एक्सक्लूजन इस्तेमाल किया गया है। देखो, सेक्शन नंबर 12 exclusion of time in legal proceeding. Section number 13 exclusion of time in case where leave to sue as appeal as a pauper is applied. Section number 14 exclusion of time of bona fide proceeding without jurisdiction. Section number 15 exclusion of time in certain other cases. ये सब क्या है? ये जो आपके सामने सेक्शन 12, 13, 14, 15, all these words have the initial word that is exclusion.
तो ये बात आपको समझ में आई? से यस, मुझे बताओ हाँ या ना, ये टॉपिक आपको समझ में आया कि एक्सक्लूजन क्या होता है? इतना पीरियड यहां से हट जाएगा और ये आपके एंडिंग पॉइंट के आगे जुड़ जाएगा। और ये आपको कहां देखने को मिलेगा? एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 15। आपको पता है कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर, वो आपको कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट वन है। और वहां पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से आती है कि शब्द लिखा रहता है कि द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 13 इक्वल टू इफेक्ट इन केस ऑफ अपील इज सूट इज फाइल्ड एज अ पॉपर। गलत हो जाएगा, इफेक्ट वर्ड नहीं है, एक्सक्लूजन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एक्सक्लूजन वर्ड वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बराबर। अब आप आगे के पॉइंट पे आ जाओ। ये तो मैंने आपको एक चीज समझाई, अब मैं आपको समझाता हूं दूसरा वाला पॉइंट, इफेक्ट। यहां जगह छोटी पड़ रही है इसलिए मैं उधार जगह लेके आ जाता हूं। तो भाई ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट, अब इसको हम कर लेते हैं साइड में। ये यहां चला गया। अब आ जाता हूं मैं आपको दूसरा पॉइंट समझाने के लिए। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा इफेक्ट। सेकंड पॉइंट है आपके सामने इफेक्ट, यानी कि प्रभाव। सेम वही डायग्राम वापस ड्रॉ कर रहा हूं। ये है कॉज ऑफ एक्शन, ये है कॉज ऑफ एक्शन, और मान लेते हैं कि यहां पर आपके सामने 3 साल का लिमिटेशन दे रखा है। दिस इज द एंडिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट एंड कॉज ऑफ एक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या हो रहा है आपके सामने? स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जहां कहीं पर भी इफेक्ट वर्ड लिखा रहता है ना, वहां इसका सामान्य सा मतलब ये है कि हम इस स्टार्टिंग पॉइंट को ही आगे शिफ्ट कर देते हैं। ये जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे मान लो कि 1 जनवरी 25 को लिमिटेशन स्टार्ट होने वाला था, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट ही आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अब ये यहां से स्टार्ट होगा ही नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट ही आपका कहां से स्टार्ट होगा? मान लीजिए 3 महीने का कोई सीन बन गया तो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। और ये तब आता है जब इफेक्ट की बात की जाती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी व्यक्ति से पैसा मांगते हो। आप क्या करते हो? किसी व्यक्ति से पैसा मांगते हो। आपने 2021 में उसको पैसे दिए थे 50 लाख। कितने? 50 लाख दिए। और 3 साल उधारी के केसेस में जो टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो होता है 3 साल। तो 1 जनवरी 2021 को आपने 50 लाख दिए, तो आपका लिमिटेशन पीरियड कब खत्म हो रहा है? मान लेते हैं कि उसको 1 साल के लिए दिया आपने, तो 1 जनवरी 2022, ये वो कॉज ऑफ एक्शन है कि आप सूट फाइल कर सकते हो। तो 1 जनवरी 2022 से आपका लिमिटेशन स्टार्ट हुआ और कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 2025 को। बराबर? समझो, आपने पैसा कब दिया? 1 जनवरी 2021 को। ये तो आपने पैसा उधार दिया है ना, तो पैसा उधार देने की डेट से कॉज ऑफ एक्शन थोड़े ना काउंट करता है, पैसा वसूल करने की तारीख से कॉज ऑफ एक्शन काउंट किया जाता है। 1 साल के लिए दिया था, तो यहां पे आपका 1 जनवरी 2022 से लिमिटेशन स्टार्ट हुआ। 3 साल कहां तक चले जाएंगे? तो 31/12/2025 तक जाएंगे। सही कह रहा हूं? 1 जनवरी 2022 से 31/12/2025 ये आपका लिमिटेशन पीरियड है। इस पीरियड में अगर आपने पैसा मांग लिया तो मांग लिया, वरना ठाकुर तो गियो। वो बात यहां पे लागू हो जाती है। अब समझो, अगर मान लीजिए जिस बंदे को आपने पैसा उधार दिया, वो बंदा टपक 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 आपके पास आता है। किस तारीख को आता है? ये बंदा आपके पास आ जाता है, मान लेते हैं कि आपका बर्थडे कब आता है? इतने सारे लोगों का बर्थडे, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मेरा बर्थडे बता देता हूँ मैं, इसी बहाने बर्थडे गिफ्ट भी तो आएगा। 12 जनवरी को आ जाता है। ठीक है। ओहो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या आता है? 12 जनवरी को बंदा जो है, 12 जनवरी कब को आया? तो 12 जनवरी 2024 को ये बंदा आता है। ये बंदा आता है और 3 लाख, आपने 50 लाख उधार दिए थे ना, ये कहता है कि साहब 5 लाख अभी ले लो, बाकी के बाद में दे दूंगा। 5 लाख रुपए दे देता है। समझना मेरी बात को, 50 लाख उधार दिए 2024 को, जब आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन चल रहा था, ये बंदा आपके पास में आया और उसने क्या बोला कि भाई ये ले लो, यहाँ पे कितने पैसे कि मेरे 5 लाख ले लो, बाकी के 45 लाख बाद में दे दूंगा। अब मुझे बताओ, इस सिचुएशन में आपका लिमिटेशन पीरियड क्या अब भी इसी तारीख को खत्म होगा? नहीं। पेमेंट
बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड, जब कभी भी आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले आपको पेमेंट मिल जाता है तो उस सिचुएशन में आपको एक नया लिमिटेशन पीरियड मिल जाता है. दिस इज द इफेक्ट ऑफ पेमेंट बिफोर लिमिटेशन पीरियड. और ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है आपका सेक्शन नंबर 20 यानी कि सेक्शन नंबर 20. तो यहां पे क्या, वेरी गुड छवि जी, यहां पे क्या होगा, यहां पे आपके सामने न्यू लिमिटेशन पीरियड मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? न्यू लिमिटेशन पीरियड है जो मिल जाएगा. इसको बोलते हैं इफेक्ट. मतलब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया. भाई पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? एक तरीके से पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट था 1 जनवरी 2000, इस सिचुएशन में 1 जनवरी 2022 था. तो अब ये शिफ्ट हो गया, यानी कि 12 जनवरी 2024 यहां से मेरा नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, जो कि इस पॉइंट को और आगे शिफ्ट कर देगा. यानी कि अब मेरा लिमिटेशन 3 साल तक और चला गया, यानी कि लगभग 11 जनवरी 2027 तक चला गया. तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट. और ये कब होता है? जब इफेक्ट का कॉन्सेप्ट वहां पर देखने को मिलता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनोलॉजी. किसी कैंडिडेट ने लिखा अभी कि सर 12 जनवरी को तो यूथ डे आता है, युवा दिवस आता है. तो वही तो मैं कह रहा हूं, मैं बूढ़ा थोड़े ना हुआ हूं अभी तक, है अभी तक शेर जवान है. अभी तक शेर क्या करेगा? दहाड़ मारेगा, और जुडिशरी के सेगमेंट के अंदर दहाड़ मारेगा, और अच्छे तरीके से दहाड़ होगी जो दूसरे जंगल तक भी पहुंचेगी. कहने का मतलब ये कि जब हम प्रयास करते हैं, जब हम अपने कर्म के रास्ते पे चलते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता. इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना है. बाकी दुनिया को जो कहना है वो कहने दो, जवाब कर्म देता है. कौन देता है? कर्म देता है. ये मेरी बात हमेशा याद रखना. तो इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है. इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर लागू है जो होता है. इस बात को हमें क्या करना है? समझना है, लागू अपना अप्लाई है जो करना है. क्लियर है? चलो भाई, तो ये दो कॉन्सेप्ट है. अच्छा रुको, इफेक्ट वाला वर्ड कहां रखा है वो आपको बता देता हूं मैं. जैसे कि सेक्शन नंबर 16 इफेक्ट ऑफ डेथ, सेक्शन नंबर 17 इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, सेक्शन नंबर 18 एक्नॉलेजमेंट इन रिटन राइटिंग करना, सेक्शन नंबर 19 इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेब्ट और लेगेसी, सेक्शन 20 इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट बाय अनदर पर्सन. तो ये सारी बातें यहाँ से कनेक्ट होती है. यानी कि जब कभी पेमेंट वाला बात हो रहा है तो आपके सेक्शन 19 का कंसर्न हो गया, सेक्शन 20 का कंसर्न हो गया. ये पॉइंट यहाँ से क्या हो गया? एप्लीकेबल है जो हो गया. और यही हमें समझना है, यही बात हमें क्या करनी है? अप्लाई करनी है, ऑब्जर्व है जो करनी है. ओके, तो इसीलिए ये जितने भी पॉइंट है सेक्शन नंबर 15 से लेकर सेक्शन नंबर 16 से लेकर सेक्शन नंबर 21 तक, ये सारे के सारे पॉइंट इफेक्ट की बात है जो करते हैं. तो यहां पर आपके सामने सेक्शन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट. अगर मैं आपको सच बताऊं ना, वैसे झूठ तो मैं बोलता ही नहीं, लेकिन अगर आपको सच बताऊं तो सारा खेल जो है लिमिटेशन एक्ट का वो इन दो शब्दों पर ही टिका हुआ है. एक्सक्लूजन इफेक्ट, एक्सक्लूजन इफेक्ट, अपवर्जन प्रभाव, बात खत्म. ओके, अब अगर आप इस इंडेक्स को देखोगे ना, ये जो आपके पार्ट 3 दे रखा है, एक्चुअल में पार्ट 3 में दे रखी है दोनों बातें. ये चीज समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो क्या? डू यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट? भाई साहब, भगवान ने खोपड़ी तो गजब की दी है. इनको देखो आप, पारुल गौतम जी को, इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने क्या, सर मैं आपको एक गजब की ट्रिक देती हूँ. इन्होंने बोला कि सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 3. क्या आपने मेरे को क्या, आपने हमको क्या समझाया? एक्सक्लूजन समझाया और इफेक्ट है जो समझाया. कभी कभार मैं ना चलती क्लास में किसी कैंडिडेट का नाम लेता हूँ, उसकी एकदम सांसें चढ़ जाती है. अरे मेरा नाम कैसे ले लिया, पता नहीं क्या करने वाला है, क्या बोलने वाला है. घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, आपने तारीफ करने वाले काम ही यहाँ पे करूँगा मैं. तो इन्होंने बोला कि सर सीधा सा फंडा है, ये सेक्शन 12 से मामला स्टार्ट हो रहा है और 1-2 का उल्टा क्या होता है? 2-1 होता है, 21 पे खत्म हो रहा है. तो हमको तो बस सिंपल सा ध्यान रखना है, ईजी 12 से स्टार्ट होता है और 12 का उल्टा 21 पे खत्म होता है. तो 12 to 21, इसी के बीच में आपको एक्सक्लूजन और इफेक्ट, अपवर्जन और प्रभाव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है. ठीक है, ये बात इन्होंने लिखी थी, मैं आपको समझा देता हूँ. तो सेक्शन 12, 13, 14, 15 एक्सक्लूजन, और उसके बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 21 इफेक्ट. अब देखो ये ऐसे ही बच्चों वाला डायलॉग है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रह जाए तो कोई बात नहीं. बादाम खाओ, खिलाओ, मामरे के बादाम अच्छे आते हैं. अगर भेजने का मन हो ना कभी, तो एड्रेस नोट कर लो, प्लॉट नंबर 255, 256 VQ सेक्टर H, नियर झालामंड सर्किल, जोधपुर. पिन कोड भी बताना तो भी बता देना, मजाक कर रहा हूँ.
तो अब समझो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे सामने ये बात है जो क्या होती है, एप्लीकेबल हो जाती है। देखो पता है क्या है, टोटल 5 पार्ट्स हैं। अब आप देखना है ना, अब मैं इसको धीरे धीरे कंक्लूजन की ओर लेके जा रहा हूँ। हमारे पास है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5। 5 पार्ट आपको दे रखे। पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट जो कि आपके सेक्शन 1 से लेकर 2 तक है, ये तो है पार्ट नंबर, ये है आपका सेक्शन नंबर। आप में से कुछ कैंडिडेट अगर मान लो एआईबी का एग्जाम दे रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, तो आपको मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं हमेशा पहली कमांड इन चीजों पे बनाओ, ठीक है। सेक्शन नंबर, सर कमांड तो बना देंगे, थोड़ी हैंडराइटिंग तो सुधारो। अच्छा मैं कर रहा हूं प्रयास ना, मैं कर रहा हूं, हो जाएगी, हैंडराइटिंग मिस्टेक हो जाएगी। सेक्शन नंबर, ठीक है। और उसके बाद में आप यहां पे लिख लो कीवर्ड। यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा, कीवर्ड है जो आ जाएगा। देखो अब जब आप इन चीज़ों को डील कर रहे हो तो पहला पार्ट क्या कहता है, पहला पार्ट कहता है कि भाई ये एक्ट जो है वो कहाँ पे अप्लाई होगा, और साथ ही साथ में इनमें जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उनका डेफिनेशन है जो क्या होने वाला है, ये पहली बात आपके सामने आती है। दूसरा जो पार्ट 2 आता है, पार्ट 2 जो कि आपके सेक्शन नंबर 3 से लेकर 11 तक जा रहा है, तो इस पार्ट 2 के अंदर आपके सामने लिमिटेशन का मेन नियम आपको दे रखा है, लिमिटेशन का, द रूल ऑफ लिमिटेशन आप इसको कह सकते हैं। तो रूल ऑफ लिमिटेशन जो है वो आपके सामने यहाँ पर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, बराबर। आपको पता है ये जो सेक्शन 6, 7, 8 है ये भी एक तरीके से इफेक्ट ही है। सेक्शन 6, 7, 8 जो है ना, ये भी एक तरीके से क्या है, इफेक्ट यानी कि प्रभाव का ही काम करता है। क्या लिखा हुआ है कि भाई जब तक आपकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती तब तक जो है लिमिटेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये भी क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहे हैं। तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, इनको भी हम एक इफेक्ट यानी कि प्रभाव की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो रूल ऑफ लिमिटेशन के अंदर आप अगर चाहें तो आप इनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। किनको एक्सक्लूड कर सकते हैं, आप सेक्शन 6 से लेकर 8 को एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3 में क्या है, सेक्शन नंबर 20 से लेकर 24 तक, ये 24 तक जाता है। 3 नियम बाकी के मैं आपको बताता हूं। तो 12 से लेकर 24 तक यहां पर आपको और कुछ नहीं, यही देखने को मिलेगा, एक्सक्लूजन और इफेक्ट, एक्सक्लूजन और इफेक्ट, अपवर्जन और प्रभाव। एक्सक्लूजन के कौन कौन से सेक्शन हो गए भैया, तो एक्सक्लूजन के सेक्शन आपके 12 से लेकर आपके कहां तक, 15 तक। और इफेक्ट वाले प्रोविजन 16 से लेकर 21 तक। और इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर देना, अरे एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया, फिर मैं भूल जाऊंगा। एक्चुअल में 21 ही नहीं, ये जो आपके 22 और 23 है ना, ये भी इफेक्ट ही है। पहले मैं सोच रहा था इसको अलग तरीके से बताऊं, बट फिर सोच रहा हूं आपको क्यों परेशान करूं, मैं सीधा ही बता देता हूं, है ना भाई। किसी को परेशान करना गलत बात है ना, और स्टूडेंट को परेशान करना तो और भी गलत है, ऊपर वाला सब देखता है। तो यहां पर क्या है, सेक्शन 12 से लेकर 23 तक एक 24 अजीबोगरीब प्राणी है जो कहता है कि हम जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करेंगे। करो ना, कौन मना करता है। 24 में दे रखा है कि भाई आप जो है वो किन महीनों को फॉलो करोगे, है ना, कौन सा कैलेंडर फॉलो करोगे। एक होता है हमारा विक्रम संवत, है ना, और एक होता है हमारे अंग्रेजों का कैलेंडर। तो हम लोग अंग्रेजों का कैलेंडर है जो क्या कर रहे हैं, डील है जो करते हैं। नाउ तो 24 को भूल जाओ, एक्चुअल में 24 जो है ना वो यहाँ का है ही नहीं। ये बेचारा जो है वो यहाँ पे लागू आना चाहिए रूल ऑफ लिमिटेशन के तहत, कि भाई आप रूल ऑफ लिमिटेशन के तहत जो पीरियड कैलकुलेट करोगे वो कौन से कैलेंडर से करोगे, ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो करोगे, ग्रेगोरियन कैलेंडर से करेंगे। हाँ, स्लिप ऑफ टंग हो गया था बीच में, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, आपके सामने एक्सक्लूजन वाला प्रोविजन आ रहा है और साथ ही साथ में इफेक्ट वाला, इसी के तहत जोड़ दीजिए सेक्शन 6 से लेकर 8 तक को भी। अच्छा 22, 23 के बारे में बता दूं क्या, सुन लो। 22 कहता है कि कई बार है ना कंटिन्यूसली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है या कंटिन्यू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, बार बार लगातार। अब जैसे उसका क्या नाम है, अरे वो एक्ट्रेस जो एमपी बन गई, कंगना रनावत जी लगाना पड़ेगा, एमपी है अब। तो कंगना रनावत जी ने एक कंपनी के साथ में एक एग्रीमेंट किया था कि भाई मैं तुम्हारा ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट से उसकी ब्रांडिंग करूंगी, ब्रांड एम्बेसडर से बेसी का बनूंगी, तुम्हारे राइवल, तुम्हारे जो प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर है उनके प्रोडक्ट को डील नहीं करूंगी। तो एक मामला ऐसा आया कि भाई उन्होंने उनका प्रोडक्ट जो है आगे उसकी ब्रांडिंग नहीं की और दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर दी जो कि उनकी राइवल कंपनी थी। एक बार किया, फिर 5 महीने बाद एक बार और किया, फिर 5 महीने बाद एक बार और किया।
तो अब सवाल ये आ रहा है कि बार बार अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप जो लिमिटेशन पीरियड कहाँ से काउंट करेंगे? सबसे पहले वाले से, सेकंड वाले से, थर्ड वाले से, या कौन से वाले से? तो इसमें होता है कि अगर मल्टीपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो उस केस में एवरी मोमेंट, एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वेयर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कमिटेड, लिमिटेशन वहां से स्टार्ट होगा। हर चीज के लिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वहां पे क्या होता है? लिमिटेशन स्टार्ट होता है। तो कंटिन्यूस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में ये नियम लागू होता है। तो ये भी एक तरीके से इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ कंटिन्यू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे क्या होता है? लागू है, जो होता है वो आपको दे रखा है 22 में। 23 ये कहता है कि भाई जब तक कोई स्पेशल इंजरी नहीं हो ना, तब तक मामला डील नहीं हो सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक मस्त वाला एग्जांपल। देखो याद करो, आप भी कभी, मतलब सास भी कभी बहू थी, आप भी कभी बच्चे थे, है ना? तो एक डायलॉग नहीं है कि भाई सास भी कभी बहू रही होगी, ठीक है, और बड़े भी कभी बच्चे रहे होंगे, वगैरह वगैरह। इस तरीके से जब बड़े डांटे तो उनको डायलॉग मार दिया करो। तो क्या होता है कि जब आप बच्चे थे, मान लो घर पे आप दो लोग थे, एक आप थे और आपके सिस्टर थे, या आप है और आपके ब्रदर थे। तो ये जो दो प्राणी है ना, ये बड़े खुरापाती प्राणी है, ये कभी भी शांति से नहीं बैठते थे। हमेशा हर रोज किसी न किसी बात में, पापा आज इसने ये कर दिया, पापा आज उसने वो कर दिया। अब पापा बेचारे परेशान, तो पापा ने एक नियम बना दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हाँ, पापा जो हैं अपने बेटा बेटी से परेशान किया, रहे तो हर 1 घंटे में 30 बार आ जाते हैं। एक तो तुम्हारी माँ की सुनूं या तुम्हारी भी सुनूं? माँ की मतलब उनकी धर्मपत्नी की, तुम्हारी धर्मपत्नी भी सुनाती है और तुम बच्चे अभी तक बड़े भी नहीं हो, तुम भी सुना रहे हो। तो उन्होंने एक नियम बनाया। नियम ये बनाया कि जब तक है ना इस एक्सटेंट तक कोई बदमाशी नहीं हो ना, मेरे पास मत आना। नियम बनाया, यानी कि जब तक स्पेशल इंजरी नहीं हो जाए। अब ये क्या है? अब ये बहन, इसने मेरे बाल खींच लिए, ये भाई कहता है इसने मेरी चॉकलेट खा ली, वगैरह छोटे छोटे बच्चों जैसी बातें करते हैं। बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो पापा ने क्या नियम बनाया कि जब तक एक्सट्रीम लेवल नहीं हो, या जब तक कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का 1000 रुपए से ज्यादा का नुकसान ना करे, तब तक मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपए तक नुकसान के लिए तुम्हारी मम्मा को तुम जानो, तुम्हारी मम्मा जाने। सपोज करो अगर ऐसा है तो, ठीक है। अब समझना मेरी बात को। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? एक क्राइटेरिया सेट कर दिया। एक्चुअल में वो पापा बड़े खतरनाक थे। पापा ने लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 23 पहले से पढ़ रखा था, लिंकिंग लॉ की एक क्लास खल्लास के अंदर पहले से पढ़ रखा था कि भाई सेक्शन 23 पता है क्या कहता है? कि जब तक स्पेशल इंजरी नहीं होती तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। पापा ने क्या किया कि जब तक 1000 रुपए तक का नुकसान तुम्हारा भाई तुम्हारा नहीं कर दे, या तुम्हारी बहन तुम्हारा नहीं कर दे, तब तक मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। स्पेशल इंजरी, ये लिखा हुआ है। अरे सच्ची कह रहा हूं, आओ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तुम यार है ना आजकल भरोसा ही नहीं करते। देखो मैं आपको लैंग्वेज पढ़ के सुनाता हूं। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, मतलब पुराने गाने कितने शानदार हुआ करते थे नहीं? देखो क्या लिखा हुआ है। इन द केस ऑफ सूट फॉर कंपेंसेशन or for an act which does not give rise to cause of action unless some specific injury actually result therefrom। तो जब तक कोई स्पेसिफिक इंजरी नहीं हो जाती, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन सच इंजरी रिजल्ट। तो जब तक वो इंजरी नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। तो कुछ नहीं है, बस पापा को सेक्शन 23 आ रहा था, उसी की होशियारी बता रहे थे बच्चों के सामने, नथिंग एल्स। तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक तरीके से इफेक्ट है जो हो गया। ये भी क्या हो गया? सेक्शन 23 का इफेक्ट है जो हो गया, है ना? समझना है इस बात को। सेक्शन 12 कह रहा है लीगल प्रोसीडिंग, जजमेंट की कॉपी निकलवाने में जो टाइम लग गया वगैरह वगैरह, उनको एक्सक्लूड करना। सेक्शन 13, गरीब व्यक्ति ने कोई एप्लीकेशन लगाई है परमिशन लेने के लिए, तो जो परमिशन का टाइम पीरियड था उसको एक्सक्लूड करना। सेक्शन 14, अगर आप गलती से विदाउट जुरिस्डिक्शन किसी और कोर्ट में बोनाफाइडली डील कर रहे हो तो उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करना। सेक्शन 15 ने 5 बातें बता रखी है, सैंक्शन पीरियड, इंजेक्शन पीरियड वगैरह वगैरह, या आउटसाइड इंडिया अगर वो रह रहा है डिफेंडेंट वगैरह, तो उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करना। ये हो गया एक्सक्लूजन। 16 ने बात बताई डेथ को लेकर। 17 कहता है फ्रॉड और मिस्टेक्स को लेकर। 18 कह रहा है एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, लिखित में अभिस्वीकृति। 19 कह रहा है कि भाई पेमेंट वगैरह कर दिया है तो लिमिटेशन पीरियड से पहले तो एक्स्ट्रा लिमिटेशन। 20 कह रहा है यहाँ पे कि अगर पेमेंट करने वाला वो व्यक्ति नहीं है, उसका कोई दूसरा पर्सन है, उसके बिहाफ पर कर रहा है, तो भी बात वैलिड लागू होती है। 21 कहता है क्योंकि नया डिफेंडेंट आया, नया प्लांटिफ आया, तो एक तरीके से नए लिमिटेशन पीरियड का मामला होगा कि नहीं होगा। 22 कह रहा है कंटिन्यू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में कैसे डील करेंगे, और 23 कह रहा है कि स्पेशल इंजरी के केस में क्या करेंगे।
बराबर, हर एक का कीवर्ड है रमेश बाबू, आपसे कह रहा हूं मैं, हर चीज का कीवर्ड है और हमें क्या करना है, उस कीवर्ड पे फोकस है जो करना है। ठीक, तो ये बात यहां पर आपके सामने हो गया। यहां पे जो आपके सामने पॉइंट आता है उसको बोलते हैं अपन प्रिस्क्रिप्शन। देखो वैसे तो एक होता है डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन, ये प्रिस्क्रिप्शन है कि भाई आप क्या करते हो, एक प्रेस्क्राइब पीरियड तक किसी प्रॉपर्टी का भोग लगाते हो। चीर भोग यानी कि चीर यानी कि लंबा समय, और भोग यानी कि उसको यूज करना, यूटिलाइजेशन करना। तो प्रिस्क्रिप्शन का एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है और इसका मिसयूज भी होता है। अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को लंबे समय तक इस्तेमाल किया, अगर उसका पोजीशन आपके पास में बहुत लंबे टाइम तक रहा है, लंबा समय मतलब 20 साल और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो 30 साल, और आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो फिर एक तरीके से वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपको मिल जाती है। किसको मिल जाती है? आपको फिर वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है जो मिल जाती है। ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात सेक्शन नंबर आपके 25 में लिखी गई है और इसको फर्दर एक्सप्लेन करने का और इसके लिए एक्सेप्शन क्रिएट करने का काम सेक्शन 26 और 27 करता है। तो ये बात यहां पर आपके सामने आ जाती है। कहां से लेकर? 25 से लेकर 27 तक। देखो मैं आपको सीधा सा लॉजिक बता रहा हूं। क्या होता है, एक एविडेंस कानून के अंदर प्रिजम्पशन है, उपधारणा है कि अगर कोई व्यक्ति के पास में किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन है, इसका मतलब वो उसका मालिक है, स्वामी है ना। और स्वामी है इसका मतलब क्या है? प्रिज्यूम किया जाएगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये तो स्वामी नहीं है, तो कोर्ट बोलेगा कि ये स्वामी नहीं है। बोलोगे ना ना सर ये स्वामी है ही नहीं, तो कोर्ट आपको पता है क्या क्या कहता है? मुझ तो स्वामी, तुम प्रूफ करके दिखाओ कि ये स्वामी नहीं है। मतलब बर्डन आपके ऊपर एक तरीके से क्या होता है? शिफ्ट है जो हो जाता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड। तो है ना, यहां पर आपके सामने वही प्रोविजन जो दे रखा है, तो इस तरीके से एक आपको ऑनरशिप है जो मिल जाती है। हालांकि इसका अपवाद भी है। अच्छा एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया, आपको पता है ये फालतू बात है हालांकि, लेकिन फिर भी आपको बतानी पड़ेगी। एक्चुअल में एक डायलॉग है जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सवाल यह है कि लिमिटेशन बार्स रेमेडी नॉट राइट। ये आपने सुना है कि भाई जो लिमिटेशन है वो क्या करता है, वो आपके उपचार के अधिकार को, रेमेडी का मतलब होता है उपचार, तो लिमिटेशन जो है वो आपके कानूनी उपचार को खत्म करता है, आपके अधिकार को खत्म नहीं करता, आपके अधिकार को खत्म नहीं करता। ये डायलॉग आपने सुना होगा। तो एक्चुअल में इस पॉइंट का एक्सेप्शन है, इस पॉइंट का एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है सेक्शन नंबर 27 के तहत, सेक्शन नंबर 27 के तहत। ध्यान से देखना है यहाँ पे आपके सामने क्या पॉइंट आता है, उस पर्सपेक्टिव को आप समझने की कोशिश करना। बेसिकली रेमेडी का मतलब, अगर ये दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति के बीच में किसी तरह का सिविल डिस्प्यूट हुआ और इसने कहा ऐसा कर ले, इसने कहा मैं नहीं करूंगा, जो करना है वो कर ले, तो ये बंदा कहाँ पहुंचता है? बंदा कोर्ट के पास पहुंचता है। बंदा क्या पहुंचता है? कोर्ट के पास पहुंचता है अपनी फरियाद लेके। तो वो कोर्ट के पास क्यों आता है? कि कोर्ट जो है उसको क्या करे? उपचार दे, रेमेडी है जो दे, बराबर। तो ये है नियम। तो ये कह रहा है कि लिमिटेशन के बाद आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। अब सोचने वाली बात है कि यार वो व्यक्ति सामान्य रूप से मान नहीं रहा था, तभी तो हम कोर्ट आए थे, तभी तो हम क्या है? कोर्ट आए थे। अब कोर्ट कह रहा है कि भाई तुम मेरे पास आने का अधिकार खो चुके हो, बाकी तुम्हारा राइट खत्म नहीं हुआ है, तो भाई बाकी कैसे वसूल करेंगे उससे? सोचो कि इसने इसको 50 लाख दिए, इसने इसको 50 लाख दिए और इस बंदे ने इसको 3 साल तक नहीं लौटाए और इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया। अभी कोर्ट के पास गया, नहीं पहले इसको बोला कि देख भाई मेरे पैसे दे 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 दे, राजपाल यादव बन गया बेचारा, नहीं दिए उसको, तब ये रोता भी लगता, कोर्ट के पास आया। अब 3 साल चले गए और फिर ये डायलॉग मार रहे हो, लिमिटेशन बार द रेमेडी नॉट द। अरे एक नंबर का फर्जी डायलॉग है यार ये। क्यों? सोचो, कोर्ट ने पहले वो दे ही नहीं रहा था इसीलिए कोर्ट आए थे। अब कोर्ट ने बोला भाई मैं तो रेमेडी नहीं दे सकता बट तुम्हारा राइट जिंदा है ना, मैं रेमेडी नहीं दे सकता बट तुम्हारा राइट जिंदा है। तो वो राइट एक्सरसाइज करेंगे कैसे? गुंडे भेजेंगे क्या? है गुंडे भेजेंगे कि भाई जाओ दाऊद के गुंडे जाओ, इससे पैसे वसूल करके आओ? ऐसा तो कर नहीं सकते। मतलब फिर उसका कोई सेंस ही नहीं बचता। तो अक्सर जो है ना ये चीज मेंशन कर रखी है। लेकिन हाँ ठीक है, कोई कहता है कि क्या पता इस व्यक्ति को सद्बुद्धि आ जाएगी, इन बाद में दे देगा आपके इन, या बाद में पार्ट पेमेंट करना चाहें वगैरह वगैरह।
बट है, अब कानूनी प्रोविजन है तो उसको हमें भी फॉलो करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो खैर इसका अपने आप में एक्सेप्शन बन जाता है, क्योंकि जब रेमेडी खत्म हो जाती है तो राइट का कोई सेंस नहीं बचता। ओके, ये बात ठीक वैसे ही हो गई, ये बात ठीक वैसे ही होगी कि अस्पताल के पास आप गए इलाज कराने के लिए, अस्पताल ने बोला कि देखो भाई हम तो इलाज नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। मतलब कोई मतलब नहीं है, ये बात यहाँ पे लागू है जो होती है। तो लिमिटेशन क्या करता है, रेमेडी को बार करता है, राइट को बार नहीं करता है। इसका कहने का मतलब आपका सब्सटेंटिव राइट जो है वो जिंदा रहेगा, हम सिर्फ आपका प्रोसीजर राइट जो है वो क्या कर रहा है, खत्म है जो कर रहा है। तो ये बात भी यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, फिर आपके सामने क्या, फिर कुछ नहीं है, मिसक्लेनियस पार्ट है। पीछे जो कुछ भी बचा है वो सब कुछ क्या है, आपके मिसक्लेनियस है। उसमें एक ही सेक्शन काम का है और वो है वैसे सेक्शन नंबर 29। अब कहने को तो वहाँ पे जो आपको प्रोविजन देखने को मिलेंगे ना, तो वो प्रोविजन आपके सेक्शन नंबर 28 से स्टार्ट होंगे। 28, 29, 30, 31 वगैरह मेंशन कर रखा है। 28 और 32 डिलीटेड है, पीछे बचे आपके 29, 30 और 31। इनमें भी ढंग का जो प्रोविजन है वो एक ही है, वो है सेक्शन नंबर 29। यानी कि बाकी के सेक्शंस में तो आपको 29 के अलावा कहीं पे कुछ पढ़ना ही नहीं है। 29 सेविंग क्लॉज है, जो कि सेक्शन 1 के साथ में, सेक्शन 10 के साथ में लिंक होकर पढ़ना चाहिए। ओके, तो इसमें आपके सामने एक ही सेक्शन है जो आता है, एप्लीकेबल है जो होता है। अब देखो, मैं आपको सीधी बात बता देता हूं कि आपको बेसिकली कहाँ पे करना है। एक्चुअल में ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे पास इसका डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि डायग्राम नहीं बना हुआ। कहाँ गया, यस, ये आप देख पा रहे हो। वैसे मैं थोड़ा बहुत मेहनती इंसान हूँ, ऐसा नहीं है, हाँ आलसी दिखता हूँ, कमज़ोर दिखता हूँ, लेकिन मेहनत करते हैं। ये सारे वही पॉइंट हैं जो हम बेसिकली क्या है समझ चुके हैं। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, क्योंकि आपकी छोटी छोटी आंखें इतने बड़े बड़े डायग्राम को देख नहीं पाएगी, इसलिए मुझे इसको जूम आउट करना पड़ेगा, समझना। तो यहाँ पर वही समझा रखा है। ये आपका लिमिटेशन एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट में टोटल इतने सेक्शंस हैं, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन 1, सेक्शन 29, सेक्शन 10, ये यहाँ पर राइट साइड में मेंशन किया। फिर लेफ्ट साइड के अंदर जो जो शब्दों की डेफिनेशन दे रही है उन सारे शब्दों को नोट डाउन किया। ऐसा डायग्राम आपको भी बनाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ये पार्ट 2, जहाँ पे लिमिटेशन के जनरल एस्पेक्ट आपको दे रहे हैं, सेक्शन 3 क्या कहता है, 4 क्या कहता है, 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, और 7 क्या कहता है, और 8 क्या कहता है, ठीक है। इसके बाद में फिर आपके सामने स्टार्ट होता है कंप्यूटेशन, मतलब कैलकुलेशन करना। तो कंप्यूटेशन में एक्सक्लूजन के प्रोविजन, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15। ये 15 के 5 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5। पहला पॉइंट, अगर जब तक इंजेक्शन कंटिन्यू रहता है। दूसरा पॉइंट, कंसेंट और सैंक्शन वाला पॉइंट। तीसरा, अगर आप रिसीवर को अपॉइंट करते हो, लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हो, तो उसके बाद 3 महीने तक का पीरियड एक्सक्लूड होगा। इसके अलावा प्रोसीडिंग, जो कि सेल को सेटिसाइड करने के लिए, विक्रय को निरस्त करने के लिए जो भी प्रोसीडिंग में समय लगा है उसको एक्सक्लूड करेंगे। और जब तक डिफेंडेंट जो है, प्रतिवादी भारत से बाहर रहा था, वो टाइम पीरियड क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड है जो कर दिया जाता है। इसके अलावा बात करें अपन, तो यहां पर आपके सामने इफेक्ट, ये हेडिंग देख पा रहे हो आप, इफेक्ट यानी कि प्रभाव। तो सेक्शन 16 के अंदर डेथ वाले केसेस में क्या होगा, अगर जिस पर्सन की डेथ होगी, प्लेंटिफ की डेथ होगी है, तो उसका लीगल जो हेयर है वो कैपेबल नहीं होता, तब तक जो है आपका लिमिटेशन स्टार्ट है जो नहीं होता, वगैरह वगैरह। उसके अलावा फ्रॉड और मिस्टेक के केस में, तो जब तक फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं होगी तब तक जो है आपका लिमिटेशन स्टार्ट है जो नहीं होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने किसी को, व्यक्ति को पैसा उधार दिया और उसने लिमिटेशन खत्म होने से पहले एक्नॉलेजमेंट कर दिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई तुम मुझसे पैसा मांगते हो, रिटर्न में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, तो वहां से उस पॉइंट से आपको नया लिमिटेशन का इफेक्ट है जो मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 18, 19 में क्या दे रखा है कि जो भी आपका पैसा उधार है, डेब्ट है, बाकी पड़ा है, लेगेसी का पेमेंट बाकी पड़ा है, तो अगर मान लीजिए पेमेंट हुआ है बिफोर लिमिटेशन पीरियड, नए लिमिटेशन पीरियड का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। 20 में क्या कर रखा है कि अगर ये चीज मान लो आपके एजेंट ने एक्नॉलेज की है, इसका पेमेंट आपके एजेंट ने कर रखा है, तो भी आपको नया लिमिटेशन पीरियड वहां पे देखने को मिलेगा। 21 में क्या कर रखा है कि अगर आप नए प्लांटिफ को जोड़ते हो, नए डिफेंडेंट को जोड़ते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो पीरियड है उस डेट से, जिस डेट से आपने जोड़ा है वहां से काउंट होगा। लेकिन अगर गुड फेथ में कोर्ट को लगे तो कोर्ट आपको रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव भी है जो दे सकता है। कंटिन्यू ब्रीच मैंने आपको बताया, हर स्टेज पे फ्रेश पीरियड आपका स्टार्ट होगा। और 23 में स्पेशल डैमेजेस के केस में जब तक स्पेशल डैमेजेस नहीं होंगे आपका लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। 24 में ग्रिगोरियन कैलेंडर को में क्या करना होता है, फॉलो जो करना होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किया है। ओके, ये डायग्राम, इसको बोला जाता है बर्ड व्यू। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बर्ड व्यू। आपको पता है कि अगर हम किसी भी बेरेट को पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी भी बेरेट को पढ़ रहे हैं और हमने उसका एक बर्ड व्यू नहीं बनाया, तो चाहकर भी कहीं न कहीं वो सेगमेंट, वो बेरेट अधूरा रहता है। वो बेरेट क्या रहता है, अधूरा रहता है। इसलिए हमको उस वे में, उस तरीके से इसको ऑब्जर्व करना, समझना, अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है जो है।
यही चीज़ हमारे इस केस में क्या होती है, एप्लीकेबल है जो होती है, और यही चीज़ हमें क्या करनी पड़ती है, समझनी है जो होती है। करेक्ट। जब कभी भी आप किसी भी कानून को पढ़ो, इस बात का आपको विशेष है जो ध्यान रखना होता है। अब जैसे आप में से कैंडिडेट है, वो एक ही पॉइंट पे अटके हुए हैं, सर मेरे को बाकी लिमिटेशन एक्ट से लेना देना नहीं है, आप तो सेक्शन 25 का सब सेक्शन 2 बताओ, बाकी सब चीजें साइड में है ना सुकन्या जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको है ना वही भी चीज़, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि किस वे में हम किसी काम को जब एक डायग्रामेटिक वे में करते हैं तो वो काम हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान है जो हो जाता है। एक सेक्शन में आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ, जैसे कि एक मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बना रखा था, यस दिस वन, ये सेक्शन 25 का सारा सेगमेंट है ना। हालांकि मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, उसको पूरा गुड फेथ में पढ़ना। गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो सेगमेंट है आप इसको क्रॉस करना, लेकिन साथ ही साथ में इस कॉन्सेप्ट की अहमियत को ऑब्जर्व करना। सेल्फ स्टडी में एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी बता रहा हूँ, और वो सेल्फ स्टडी के कैंडिडेट हमेशा गलती करते हैं और अपने युवा अवस्था के साथ में खिलवाड़ करते हैं। खिलवाड़ ही कहेंगे और तो क्या ही कहेंगे, यस। वरना ऐसा ही है तो थोड़ा प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ा लो, खुद को मजबूत बना दो, EMI के ऊपर ही भले जहाँ पे आपको ठीक लगे पढ़ाई वढ़ाई कर लो। ओके, दुनिया तो सहायता नहीं करने वाली है, खुद ही खुद को मजबूत करना पड़ता है, एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ ये चीज़, कई बार संघर्ष ज़रूरी होता है। सेक्शन 25 में क्या है, यहाँ पे सेक्शन 25 में ये कह रखा है कि 2 तरीके के अधिकार, पहला आपका लाइट और एयर का अधिकार, यानी कि सूर्य का प्रकाश, हवा का अधिकार। दूसरा होता है रास्ते का अधिकार, वाटर कोर्स का अधिकार, वाटर का अधिकार, ईजमेंट का अधिकार वगैरह वगैरह। ये पॉइंट यहाँ पर आपके सामने आ रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके सामने 2 चीज़ें कि अगर कोई पीसफुली इंजॉय करता है किसी भी अधिकार को विदाउट इंटरप्शन फॉर 20 ईयर्स, तो अधिकार उसको मिल जाता है। या फिर अगर मान लो ये वाला पॉइंट है ना, तो वहां पे आपको देखो इस केस में तो क्या लिखा हुआ है कि आप सिंपली जो है इसको क्या करो, पीसफुल इंजॉयमेंट, और इन अधिकारों के केस में लिखा हुआ है कि यहां पर आपका पीसफुल इंजॉयमेंट भी होना चाहिए और ओपनली इंजॉयमेंट भी होना चाहिए। ये पॉइंट कई बार टीचर भी नहीं बताते और स्टूडेंट तो कई बार पकड़ते ही नहीं है। आपके सेक्शन 25 में जो ईजमेंट को है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। एक के केस में ओनली पीसफुल इंजॉयमेंट वर्ड हैज बीन यूज्ड, दूसरे वाले के केस में पीसफुल एंड ओपन इंजॉयमेंट वर्ड आपके सामने क्या कर रखा है, दे रखा है। ओके, नाउ अब आप आ जाते हो नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आपका नियम है कि अगर आप इस तरीके से 20 साल तक इन चीजों को इस्तेमाल कर ले, तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी 30 साल तक इस्तेमाल कर दो, तो वो जो आपका राइट है वो एब्सोल्यूट और इनडिफिजिबल बन जाता है, मतलब परमानेंट बन जाता है। ये बात यहां पर आ रखी है। नेक्स्ट पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना। ये है 125 का सब सेक्शन 2, जो आप में से किसी कैंडिडेट को समझ में शायद नहीं आ रहा है। क्या लिखा हुआ है, इन अ सूट फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ईजमेंट राइट, कि जब कभी भी आप क्या करना चाहते हो, इस ईजमेंट राइट के ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना चाहते हो, इस तरीके का मामला सूट आपने फाइल किया। आपने क्या सूट फाइल किया कि भाई आपके ईजमेंटी राइट के अंदर कोई व्यक्ति ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, आप किसी प्रॉपर्टी को, उसके पोजीशन को एंजॉय कर रहे हो, कोई व्यक्ति आके ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, आप उसको रिमूव करना चाहते हो, ठीक है। द लिमिटेशन पीरियड इज 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अदरवाइज द सूट विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन। मतलब ये कि ऐसे सिचुएशन के अंदर आपका जो सूट है ना, आप उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए जो सूट फाइल करना चाहते हो, तो वहां पर आपको 2 साल का टाइम पीरियड मिलता है। ईच ऑफ द सेड पीरियड 20 years शैल बी टेकन टू बी पीरियड एंडिंग विद इन 2 years नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। भाई 20 साल कंप्लीट हो गया तब तो आपका राइट इनडिफिजिबल बन गया, और जब राइट इनडिफिजिबल हो जाता है ना, तो सूट फाइल करने से कोई मतलब ही नहीं रहा। तो यानी कि आपको जो टाइम पीरियड मिल रहा है वो 2 years का टाइम पीरियड ही मिल रहा है। आपको जो अधिकार मिल रहा है वो 2 साल का अधिकार मिल रहा है, 2 years नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। एक्चुअल में आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जब कोई व्यक्ति 20 साल तक किसी प्रॉपर्टी को एंजॉय करता है ना, फिर वो कोर्ट जाता है और कोर्ट में एक सूट फाइल करता है, घोषणात्मक वाद, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ लीगल राइट, ठीक है। तो वो जो चीज़ है ना 20 साल पूरा होने के बाद की होती है। उससे पहले सामने वाला व्यक्ति जो चैलेंज करना चाहता है ना, तो उसके पास में 2 साल का टाइम पीरियड होता है।
और वैसे यहाँ पे 2 साल का मतलब सिर्फ 2 साल नहीं है, अगर मान लो 16 साल का हुआ है तो 4 साल का टाइम पीरियड हो गया। अभी तक 10 साल तक प्रॉपर्टी को यूज़ किया है तो अगले 10 साल तक उसको चैलेंज कर सकता है। तो चैलेंज की आपके पास में फाइनल जो अवधि है ना, वो लास्ट के 2 साल टाइम का पीरियड बचता है। यूँ तो कभी भी चैलेंज कर सकते हो, बट उसके बियॉन्ड तो आप कर ही नहीं सकते। ये बात यहाँ पर क्या होती है, एप्लीकेबल है जो होती है। और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कभी मौका मिला तो और डिटेल में बात करेंगे अपन। खैर अभी इस रैपिड रिवीजन के अंदर वापस आ जाता हूँ मैं आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, इस बात को और थोड़ा गहराई के साथ ऑब्जर्व जो करना होता है। तो अब जब आप इन चीज़ों को डील करते हो ना, तो आपको क्या करना है, इस बात पे विशेष ध्यान रखना है। एक आपके पास में ये प्रिंटेड सेगमेंट भी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, वापस आपके बीच में शेयर कर भी दूंगा। और जो सिविल माइनर लॉ है उसके एंड में मैंने 4-5 पेज दिए बर्ड व्यू के, कॉन्ट्रैक्ट का बर्ड व्यू, लिमिटेशन का बर्ड व्यू, एसआरए का बर्ड व्यू वगैरह वगैरह। और जो आपके अल्फा माइनर लिंकिंग चार्ट्स हैं उसके अंदर भी सिविल माइनर लॉ, क्रिमिनल माइनर लॉ का सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके जी, चलो भाई। सो यहाँ पर आपके बीच में एक और पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ और उस पॉइंट को हम क्या क्या समझेंगे। तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे। और बाइफरकेट करने के बाद ही हमें क्या करना है, लिमिटेशन एक्ट को ऑब्जर्व करने का, डील करने का प्रयास है जो करना है। ठीक है जी। अब एक पार्ट और बचेगा लिमिटेशन एक्ट का, जिसको हम डील करेंगे एक और क्लास के अंदर, कि जो ये स्केड्यूल के जो टाइम पीरियड दे रखे हैं इनको हम टिप्स में कैसे याद करें, बराबर। और वो पार्ट अगर आप करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना इंटरेस्ट बता देना कि हाँ आपका मन है उस पार्ट को डील करने का वगैरह वगैरह। तो डेफिनेटली इस चीज़ को क्या करेंगे हम इसी यूट्यूब के क्लास के अंदर मैनेज है जो करने वाले। एक बात आपको मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ, देखो 13 अक्टूबर को भले ही जो है वो बैच का स्टार्टिंग हो रहा हो, ठीक है 13 अक्टूबर को, लेकिन यूट्यूब की क्लासेस में ख़त्म नहीं करूँगा। ओके, क्योंकि मेरा ऑनेस्टली मानना है कि अगर किसी क्लास को देखने से 100 में से 10 स्टूडेंट का भी फ़ायदा हो रहा है तो बस ऊपर वाला आपको अपने आप आपके कर्म का फल दे देगा। इसलिए यूट्यूब की क्लासेस निरंतर चलती रहेगी और इसी समर्पण के साथ चलती रहेगी। आपको ना ये महसूस मैं नहीं कराऊंगा कि मैं यहाँ पे अलग पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पे अलग पढ़ा रहा हूँ। हालांकि यूट्यूब में ऑडियंस में थोड़ा पेशेंस कंपेरेटिवली कम होता है, ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर वो सारा का सारा मामला एप्लीकेबल होगा ही होगा। 13 अक्टूबर के अंदर भी आप में से जो कैंडिडेट जिनको ऊपर वाले ने सक्षम बनाया है, जो क्या कर सकते हैं, अपनी इसको सह सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं कॉस्ट को, तो आप लोगों को तो ये करना ही है जो भी आपका सेगमेंट है। अगर किसी कैंडिडेट कोई कैंडिडेट जो है वो आर्थिक रूप से फिनेंशियली मान लीजिए किसी भी रीजन से जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या पार्टली अफोर्ड कर पा रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप एक बार है ना, एक बार इस नंबर पे अपनी डिटेल भेज देना। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा, ठीक है, यथासंभव आपको निराश नहीं करेंगे। एक अपना लिंकिंग विधि कल्याण ट्रस्ट बना हुआ है। आप में से जिन कैंडिडेट को नहीं पता है, मैं को बताना चाहता हूँ कि पर्सनली मेरा समर्पण जो है वो उन कैंडिडेट्स के लिए हमेशा रहता है। जैसे कि आरजेएस मेंस का एग्ज़ाम पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जो आरजेएस मेंस का एग्ज़ाम हुआ था या आरजेएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसी लिंकिंग विधि कल्याण ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों के सहयोग से हमने उन कैंडिडेट्स के लिए जो एग्ज़ाम देने आए थे ना, तो उन कैंडिडेट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए ठहरने का, रुकने का वगैरह, एग्ज़ाम के टाइम में खाने पीने का एक अरेंजमेंट किया था, है ना। क्योंकि अगर ईश्वर आपको कुछ शक्ति दे रहा है तो शक्ति का इस्तेमाल जो है ना लोगों के लिए करना चाहिए। दैट व्हाट आई थिंक सो, बराबर। तो अभी भी ऐसे कैंडिडेट जो किसी भी कारण से फिनेंशियली जुड़ना चाहते हैं, क्लास अटेंड करना चाहते हैं, बट वो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन से, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपनी बात है जो बता सकते हो इस नंबर पे, ठीक है, 9887746465। डिटेल मेंशन कर देना, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और मेरा प्रॉमिस है जो भी आपको सहायता दी जाएगी वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, 1 to 1। ओके, आफ्टर ऑल नथिंग इज बियॉन्ड ह्यूमैनिटी, राइट, दैट्स ऑल। सो ये सारी बात है। और ये जो कोर्स आपके बीच में आने वाला है ना, सच्ची बता रहा हूँ, मेरी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है। चाहे ऑफलाइन के कैंडिडेट्स के लिए हो या ऑनलाइन के कैंडिडेट्स के लिए हो, पूरा एफर्ट लगाने वाला हूँ। और एफर्ट इसलिए कि आपके कोर्स के एंड में प्रोडक्टिविटी डेवलप हो सके। प्रोडक्टिविटी का मतलब AI बेस्ड लीगल ड्राफ्टिंग अगर आप सीख जाओगे, जो कि समय की डिमांड रहेगी, आई एम टेलिंग यू, आने वाले समय की डिमांड रहेगा कि आप AI बेस्ड चीज़ों को कैसे कवर है जो कर पाते हो, तो वो वाला एस्पेक्ट वहाँ पर आपके सामने। दूसरी चीज़ एडवोकेसी के प्रोडक्टिव प्रैक्टिकल एंगल, वो आपका सेगमेंट, और साथ ही साथ में जुडिशरी की चीज़, दैट विल बी बियॉन्ड दैट थिंग। मज़ा आ जाएगा वो चीज़ को डील करने का और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने का। ओके, तो ये सारी बातें अपन इस बैच के अंदर करने वाले हैं। मोड कोड प्रैक्टिस, डायग्रामेटिक ज्योमेट्री। अच्छा, कैसे आपको सब्सक्राइब करना है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। कुछ नहीं है, आप अपने मोबाइल के अंदर
जो भी आपके पास एंड्रॉयड है या ऐप स्टोर है, आप लिंकिंग ऐप डाउनलोड करना, ठीक है। लिंकिंग ऐप के अंदर आपके साथ कई सारा कंटेंट फ्रीली भी अवेलेबल है और क्लासेस का मामला भी आ जाएगा। तो आप लिंकिंग ऐप से ये वाला ऐप क्या करना है, डाउनलोड है जो कर देना। इस ऐप के अंदर देखो लीगल IQ लीगल नाम है, लिंकिंग लॉ इज द ब्रांड और लीगल IQ जो है ना वो उसका लीगल नाम है, ठीक है। तो ये आप इसको डाउनलोड है जो कर दीजिए। 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट इसको क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी डाउनलोड है जो कर चुके हैं। और ये आप देख पा रहे हो 10,000 प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे। और इसमें आपको सारा फीचर्स देखने को मिलेगा। इनफैक्ट स्टडी मटेरियल किट से लेकर एवरीथिंग विल बी देयर, करेक्ट। तो यहाँ पर कई कैंडिडेट्स ने अपना फीडबैक भी दे रखा है। वरुण भारद्वाज जी हैं यहाँ पे, मोहम्मद जिशान खान जी है, थैंक यू सो मच, नैना नकवी जी हैं एंड मैनी अदर्स। तो आप इसको ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को डील है जो कर सकते हैं। दैट्स ऑल। और भी आपका कोई भी क्वेरी हो, आई विल बी देयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एक क्लास को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एक पार्ट और मेरे पास मेरे ऊपर पेंडिंग रहेगा, मेरे पार्ट पे पेंडिंग रहेगा, वो है लिमिटेशन के स्केड्यूल के जो अलग अलग पीरियड दे रखे हैं उनको आपके माइंड में रिकॉल कराना। एक आखिरी बात आपको कहना चाहता हूँ कि आपके लिमिटेशन के पीरियड में जो आपको लास्ट में मेंशन कर रखा है ना, वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे रखा है। उसमें आप जो भी प्लस माइनस करोगे उसके बाद आपका निकलेगा प्रेस्क्राइब पीरियड, ठीक है। प्रेस्क्राइब पीरियड मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन में जो चीज़ का इफेक्ट देना है, एक्सक्लूड करना है, उसके बाद जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेस्क्राइब पीरियड है जो बोलते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। 9 o'clock इंटरव्यू के सेशन के बारे में, यस, इसी लिंकिंग ऐप पर आपके बीच में इंटरव्यू के सेशन के बारे में चीज़ों को डील करूंगा। और 9:30 लिमिटेशन पीरियड के प्रैक्टिकल सेगमेंट जो मेंस एग्जाम में प्रीलिम्स एग्जाम पूछे गए, इन पर बातचीत जो करेंगे। हो सके तो अपने इस लिंकिंग चैनल को अपना प्यार हमेशा देते रहना जैसा आज तक देते आए हो। ये चैनल रुकना नहीं चाहिए। बस इतनी सी आप लोगों से गुजारिश कह दीजिए या अधिकार कह दीजिए। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।